दिया, फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। 4 साल बच्चा करेगा फिर घर चला जाएगा। सर जैसे आंदोलन में सारा देश पंजाबियों को कोस रहा था, किसानों को गलत बता रहा था, तो आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो आपने पंजाबियों के साथ खड़ने का सोचा? और देखिए, मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं है बोल रहे थे। दूसरे मेरे मन में ये आए कि 700 लोग मर गए। कुतिया मरती है तो प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाती है, और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं जब कोई बात नहीं हुई, तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा, तेरे लोग जो हैं हमारे यहाँ के लोग भी थे और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गांव के चौधरी हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ऐसे होता है कि आप तो बीजेपी के ही साथ हैं, तो जब आप किसानों के हक में बोले या उस वक्त या उसके बाद कोई आपको सरकार की तरफ से या किसी ने कोई वार्निंग कोई चेतावनी कोई दी? कोई मुझे वार्निंग दी नहीं, ना देने की किसी की हैसियत है, चूँकि मैं अपनी जेब में इस्तीफा रखता हूँ और मेरा ये कहना है कि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ। मैं लड़ झगड़ के पहुँचा था, फिर पहुँच जाऊँगा। तो मैं एक मिनट मैंने कह दिया था कि मुझे अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए कह देंगे मैं छोड़ दूँगा। अब वो तो फालतू कमेटी है ना, जो रखते भी अंदर तो जाना नहीं चाहिए था, जाएगा भी नहीं कोई उसमें। सर राष्ट्रपति के लिए आपका नाम सामने आ रहा था, कोई बात हुई थी? मुझे जब मैं बोल रहा था तब कहा गया था तू चुप हो जा, उपराष्ट्रपति बना देंगे। मैंने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उपराष्ट्रपति जी अभी रिटायर होके जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में पद कुछ नहीं होता, सम्मान होता है, अपनी बात के लिए लड़ना होता है। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, वो कहते थे कि अपने वर्गों की लड़ाई में कुछ भी छोड़ दो लेकिन समझौता मत करो। अच्छा सर, एक बात करते हैं कि जैसे अभी किसानी आंदोलन चला तो पहले तो चला दिया, ठीक है, तोमर साहब ने वो कानून भी बना दिए, बाद में मोदी साहब माफी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? हर वक्त पहले कांड कर देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। कोशिश उनकी ये होती कि माफी ना मांगनी पड़े, कानून चली जाए। आपकी इच्छा रही है कि आप पंजाब के भी राज्यपाल बने? नहीं, अब मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, मुझे कोई। सर मोदी जी की सोच पंजाब को लेके कैसी है? क्योंकि पहले जिस तरीके से कभी खालिस्तानी कहा जा रहा था आंदोलन में, कभी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन मोदी जी की एक्चुअल सोच क्या है? क्योंकि आपकी मुलाकात होती है, पंजाब को लेकर क्या सोच है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब से आंदोलन खत्म हुआ है, पंजाब कोई नहीं, उनकी किसानों के लिए एक सोच अच्छी नहीं है। पंजाब के लिए सोच। पर ऐसा क्यों है सर? किसान पंजाब का माना जाता है कि 35% यहाँ से किसानी होती है, ठीक है, सारी फसलें बाहर भी जाती है, रेवेन्यू भी बहुत बढ़ता है पंजाब के वास्ते। तो ऐसा क्यों है? किसान के प्रति आपकी ऐसी सेंटर की सोच क्यों है? बार बार किसानों को देखिए, सेंटर की सोच बेसिकली किसान के खिलाफ है। मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि आपके यहाँ तो पता नहीं कितना होता, मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है। तो मैं एक बार मिलने गया कि साहब वो गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है लोगों को। बोले छोड़ो यार, एक दिन बोते हैं, एक दिन काटते हैं, क्या करते हैं। मगर आप जाके एक बार गन्ने को बांध के दिखा दो, सारा चेहरा कट जाता है उसका गन्ने की पत्ती से। तो इन लोगों को हमारी तकलीफ का पता नहीं। सर जब आपने मुलाकात की थी मोदी साहब से, तो क्या बातचीत हुई थी? आपने क्या कहा था? उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं अपनी बता चुका हूँ, उनकी रिएक्शन में नहीं बोलूँगा, वो ठीक नहीं लगता। पर वो रिएक्शन यही था कि उन्होंने कहा कि अच्छा हाँ, पहले झटके में तो कहा कि कुछ नहीं, चले जाएंगे। तब मैंने कहा कि जाया नहीं करते, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, आप तो जानते नहीं। माइनॉरिटीज का कहना है कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही है देश में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। सर पंजाब में एक बंदी सिखों का मुद्दा भी चल रहा है, उसको मैं टेकअप करूंगा। मुझे अभी मालूम हुआ जब ये लोग मिले थे, मैं उसको टेकअप करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी वो जाती है और उसको इमीडिएटली हल करना चाहिए। मलिक साहब, जो माफी मांगी गई प्रधानमंत्री की ओर से टीवी पे आके, जिस तरीके के जो बिल वापस ली, कानून वापस ली गए, जिस तरीके से जिन शब्दों से माफी मांगी गई, और शब्द आपको ठीक लगे? देखिए, माफी तो वो आप लोगों से डर के मांगी। मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि अगले चुनाव में मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे।
तो आपकी दहशत इतनी है, और मैंने बहुत डरा है इनको। मैं कहा आप जानते नहीं हो, क्यों पंगा ले रहे हो? जिससे लड़ो उसके बारे में जान तो लो, किससे लड़ रहे हो। अब तो सब जगह जा रहे हैं गुरुद्वारों में, अब तो वो साहिबजादों का भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी। पहले कहाँ गए थे भाई? भारी पड़ गया जी? लड़ना किसी ने कहीं अड़ी, कहीं भारी पड़ गई उनके ऊपर? हाँ, क्यों नहीं पड़ गई? अच्छा सर, आप तो आते जाते रहते हो पंजाब में, सिखों की बहुत तारीफ करते हो, लेकिन कांग्रेस के मेन अध्यक्ष जो है वो बोलते हैं कि ये तो सिख जो है वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है। आप तो मिले जुले हो, आपको तो प्यार भी मिल रहा है, आप बताइए क्या सच में आतंकवादी? नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। सिखों ने बहुत, आतंकवादियों के नाम पे सिखों को बहुत सताया गया और बहुत तकलीफ उठाई है उन्होंने। सर, अभी तो आप राज्यपाल हैं, अभी तो आप पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती संवैधानिक तौर पर। आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई जांच कुछ ऐसा? देखो, मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती कि मेरे पे कुछ है ही नहीं। मैं तो कश्मीर में 2 सौदे रद्द करके आया जिनमें मुझे 150 करोड़ रुपया मिल रहा था। मैंने कहा मैं 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँ, और जाके इनको बता दिया। इन्हीं के लोग थे। मुझे तो छेड़ेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अमित शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि वह पंजाब सरकार के साथ मिलकर पंजाब के मुद्दों पर और नशे के मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। इस पे क्या कहना है? करना चाहिए। ये नशे का तो ऐसा मुद्दा, किसी से भी मिल के काम करना चाहिए। सर, जैसे आप बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे किसानी का हो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बीजेपी की आपको नीति नहीं सही लगती कि मोदी साहब की सही लगती है? बीजेपी की नीतियों को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, उनसे मेरा लेना देना नहीं। मैं तो जो सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं उन पे बोल रहा हूँ। अच्छा सर, ਅਲੱਗ ਸਾਹਿਬ अग्निवीर की 2024 बात ਦੀ करते हैं, ਇਲੈਕਸ਼ਨ अग्निवीर की। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ये तो किसान जाने पढ़ना चाहिए। मेरा कहना माने तो किसानों को, हर जाति के किसानों को पूरे देश में संगठित होकर और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। सर, आप किसानों के साथ में खड़े हैं, लेकिन पंजाब में किसान एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कहता आंदोलन बिकने का काम कर रहे थे, कोई किसान वो सब जगह होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। इनके बारे में वारिस शाह लिख गया है कि ये भाई के साथ भी नहीं बैठते हैं। क्या बीजेपी की वो बात सही नहीं हो रही जो कहते थे कि किसान एक दिन सियासत करेंगे, और वो सियासत अब घूम रही है? एक दिन सियासत करेंगे किसान, ये क्यों ना करें किसान सियासत रादर करनी चाहिए किसानों को। किसान नहीं करेंगे तो यही करेंगे ना अंबानी वगैरह सियासत। सर, एक आप मानते हैं सर, जो अंबानी की आप बात करी आपने कि इस तरीके से निजी घरानों का साथ ज्यादा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ? आप उसको अडानी का देखो, कितनी दौलत बढ़ी है उसकी 10 साल में, वो इनके बिना बढ़ गई। और ये अंबानी के लड़के को लेके गए अपने जहाज में जब राफेल खरीदने गए, और राफेल का काम का ठेका उसको दिलवा दिया, जबकि हमारे यहाँ तो कंपनी थी जो जहाज बनाती थी, HAL, उसको दिलाना चाहिए था। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? अब वो जाने, मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। जो ईडी के बारे में बात की जाती है, खासतौर से आपके विरोधी बोलते हैं कि ईडी सिर्फ कांग्रेसियों पर या विरोधियों पर काम करती है, ये सिर्फ इशारों पे काम करती है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये केंद्र की एजेंसी, केंद्रीय का सरकारी एजेंसी तो जो सरकार कहेगी वो करेगी। सरकार जैसा कहती है वैसे ही करते हैं। कोई ईडी वाले कहीं अल्लाह मियाँ नहीं है, बाहर से आए, इन्हीं की जांच करा लो ईडी वालों की, ये सब जेल चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईडी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा है। ये थोड़े दिन पहले ये सुप्रीम नहीं कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इन्हें अधिकार है करने का, बस। सर, इन फ्यूचर किसानों के प्रति केंद्र सरकार कानून बढ़िया कोई बनाएगी, कोई कार्य करेगी किसानों को जो उछालने की, मतलब कि ऊंचा करने के लिए जो है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि किसानों के पक्ष में कोई बढ़िया कानून बनाएगी। सर, आगे आप कैसे एक्टिव देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आपने कुछ बयान भी दिए, और आगे किस तरीके से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट मेरी बहुत नजदीक है। हाँ, रिटायरमेंट के फौरन बाद घूमूंगा, जहाँ लोग बुलाएंगे जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, जलसे करूंगा, जुलूस करूंगा, जेल जाऊंगा। पंजाब रहने का कोई सर, आइडिया है? पंजाब में रहने का कोई आइडिया? रहने का नहीं, आने जाने का है। लाल किले के बारे में क्या? लाल किले पे जिस तरीके से निशान देखिए, साहब, लाल किले पे निशान साहब फहराना बिल्कुल जायज था, हक था, और सबसे पहला हक सिखों का बनता, चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उसके दरवाजे पे हुई थी, और लोगों को पता नहीं है। जस्सा सिंह आलूवालिया अंदर घुस गया था, जाके उसमें बैठ गया था तख्त ताउस पे, और चाहता तो वहीं रह जाता, लेकिन हरजाना वसूल करके इनका जो ये तोड़े थे गुरुद्वारे, और वापस आ गया था।
सर छत्तीसगढ़ में एक ना किसानों के ऊपर बहुत धक्केशाही की जा रही है। भू माफिया ना धक्के से ही कब्जा कर रहा है जमीन के ऊपर। तो पीछे जंतर मंतर दिल्ली में भी धरना हुआ, तो वहाँ जिंदल ग्रुप है कोई हरियाणा का, हाँ। तो उनका भी चला था, पता कि बहुत धक्के से जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, मैं पता करूंगा और उनकी मदद करूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर पूछना है। सिमरजीत ਸਿੰਘ ਮਾਨ ने कहा कि शहीद भगत सिंह अतवादी है, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? भाई देखो, वो पुराने आदमी हैं, उनका बड़ा सम्मान है, उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है, उन्हें अपनी राय रखने का हक है। मेरी राय ये कि वो आतंकवादी नहीं था, वो बहुत शानदार नौजवान था, और ऐसा नौजवान जो है बरसों में पैदा होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ अग्निवीर स्कीम के बारे। जैसे अग्निवीर स्कीम को मैं कंडेम करता हूँ। ये किसानों के पेट पे लात मारने की, उनके सम्मान को खत्म करने की, फौज की ताकत खत्म करने की स्कीम है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। कार्यक्रम जरूरी था और बहुत सफल हुआ। जिन लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ। उन्होंने पूरी ताकत बजा के किया और इसमें सब तरह के लोग आ गए। शहादत जिनकी हुई वो भी आए, बाकी लोग भी आए, और ये शुरुआत है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन अब मैं पंजाब घूमूंगा अपने रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अभी धरना ख़त्म हुआ है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। किसानों की लड़ाई अभी है और जारी रहेगी, और उसमें मैं सब जगह जाऊंगा। सर, आपको क्यों लगता है अभी किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई और आगे तक लड़नी पड़ेगी? वो इसलिए कि अभी ना तो एमएसपी किया इन्होंने, ना मुकदमे वापस किए जो कहा था उस वक्त, और नया ये फौजियों वाला कर दिया। फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। सर कैमरा 4 साल बच्चा करेगा, फिर घर चला जाएगा। सर, जैसे आंदोलन में सारा देश पंजाबियों को कोस रहा था, किसानों को गलत बता रहा था, तो आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो आपने पंजाबियों के साथ खड़ने का सोचा? और देखिए, मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं है, बोल रहे थे। दूसरे मेरे मन में ये आई कि 700 लोग मर गए। कुतिया मरती है तो प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाती है, और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं जब कोई बात नहीं हुई, तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा, तेरे लोग जो हैं, हमारे यहाँ के लोग भी थे और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गाँव के चौधरी हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ऐसे होता है कि आप तो बीजेपी के ही साथ हैं, तो जब आप किसानों के हक में बोले या उस वक्त या उसके बाद कोई आपको सरकार की तरफ से या किसी ने कोई चेतावनी कोई दी थी? कोई मुझे वार्निंग दी नहीं, ना देने की किसी की हैसियत है, चूँकि मैं अपनी जेब में इस्तीफा रखता हूँ और मेरा ये कहना है कि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ। मैं लड़ झगड़ के पहुँचा था, फिर पहुँच जाऊँगा। तो मैं एक मिनट मैंने कह दिया था कि मुझे अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए कह देंगे मैं छोड़ दूँगा। कमेटी बनी ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? अब वो तो फालतू कमेटी है ना, जो रखते भी अंदर तो जाना नहीं चाहिए था, जाएगा भी नहीं कोई उसमें। सर, उपराष्ट्रपति के लिए आपका नाम सामने आ रहा था, कोई बात हुई थी? मुझे जब मैं बोल रहा था तब कहा गया था तू चुप हो जा, उपराष्ट्रपति बना देंगे। मैंने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उपराष्ट्रपति जी अभी रिटायर होके जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में पद कुछ नहीं होता, सम्मान होता है, अपनी बात के लिए लड़ना होता है। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, वो कहते थे कि अपने वर्गों की लड़ाई में कुछ भी छोड़ दो, लेकिन समझौता मत करो। अच्छा सर, एक बात करते हैं कि जैसे अभी किसानी आंदोलन चला, तो पहले तो चला रही है, ठीक है, तोमर साहब ने वो कानून भी बना रही है, बाद में मोदी साहब माफी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? हर वक्त पहले कांड कर देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। कोशिश उनकी ये होती कि माफी ना मांगनी पड़े, कानून चली जाए। आपकी इच्छा रही है कि आप पंजाब के भी राज्यपाल बने?
नहीं, अब मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, मुझे कोई सर मोदी जी की सोच पंजाब को लेके कैसी है? क्योंकि पहले जिस तरीके से कभी खालिस्तानी कहा जा रहा था आंदोलन में, कभी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन मोदी जी की एक्चुअल सोच क्या है? क्योंकि आपकी मुलाकात होती है, पंजाब को लेकर क्या सोच है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब से आंदोलन खत्म हुआ है, पंजाब कोई नहीं, उनकी किसानों के लिए सोच अच्छी नहीं है। पंजाब के लिए सोच। पर ऐसा क्यों है सर? किसान पंजाब का माना जाता है कि 35% यहाँ से किसानी होती है, ठीक है, सारी फसलें बाहर भी जाती है, रेवेन्यू भी बहुत बढ़ता है पंजाब के वास्ते, तो ऐसा क्यों है? किसान के प्रति आपकी ऐसी सेंटर की सोच क्यों है? बार बार किसानों को देखिए, क्यों टारगेट सेंटर करते हैं? की सोच बेसिकली किसान के खिलाफ है। मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि आपके यहाँ तो पता नहीं कितना होता, मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो मैं एक बार मिलने गया कि साहब वो गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है लोगों को। बोले छोड़ो यार, एक दिन बोते हैं, एक दिन काटते हैं, क्या करते हैं। मगर आप जाके एक बार गन्ने को बांध के दिखा दो, सारा चेहरा कट जाता है उसका गन्ने की पत्ती से। तो इन लोगों को हमारी तकलीफ का पता नहीं। सर, जब आपने मुलाकात की थी मोदी साहब से, तो क्या बातचीत हुई थी? आपने क्या कहा था? उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं अपनी बता चुका हूँ, उनकी रिएक्शन में नहीं बोलूँगा, वो ठीक नहीं लगता। जी। पर वो रिएक्शन यही था कि उन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ, पहले झटके में तो कहा कि कुछ नहीं, चले जाएंगे। तब मैंने कहा कि जाया नहीं करते, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, आप उनको जानते नहीं। माइनॉरिटीज का कहना है कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही है देश में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। सर, पंजाब में एक बंदी सिखों का मुद्दा भी चल रहा है, उसको मैं टेकअप करूंगा। मुझे अभी मालूम हुआ जब ये लोग मिले थे, मैं उसको टेकअप करूंगा सुप्रीम कोर्ट में भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी। वो जाती है और उसको इमीडिएटली हल करना चाहिए। मलिक साहब, जो माफी मांगी गई प्रधानमंत्री की ओर से टीवी पे आके, जिस तरीके के जो बिल वापस ली, कानून वापस ली गए, जिस तरीके से जिन शब्दों से माफी मांगी गई, वो शब्द आपको ठीक लगे? देखिए, माफ़ी तो वो आप लोगों से डर के मानी। मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि अगले चुनाव में मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो आपकी दहशत इतनी है, और मैंने बहुत डरा है इनको। मैं कहा, आप जानते नहीं हो, क्यों पंगा ले रहे हो? जिससे लड़ो उसके बारे में जान तो लो, किससे लड़ रहे हो। अब तो सब जगह जा रहे हैं गुरुद्वारों में, अब तो वो साहिबजादों का भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी। पहले कहाँ गए थे भाई? भारी पड़ गया जी, लड़ना किसी ने कहीं अड़ी, कहीं भारी पड़ गई उनके ऊपर। हाँ, क्यों नहीं पड़ गई? अच्छा सर, आप तो आती जाती रहते हो पंजाब में, सिखों की बहुत तारीफ करते हो, लेकिन कांग्रेस के मेन अध्यक्ष जो है वो बोलते हैं कि ये तो सिख जो है वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है। आप तो मिले जुले हो, आपको तो प्यार भी मिल रहा है, आप बताइए क्या सच में आतंकवादी? नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। सिखों ने बहुत, आतंकवादियों के नाम पे सिखों को बहुत सताया गया, बहुत तकलीफ उठाई है उन्होंने। सर, अभी तो आप राज्यपाल हैं, अभी तो आप पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती संवैधानिक तौर पर। आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई जांच कुछ ऐसा? देखो, मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती कि मेरे पे कुछ है ही नहीं। मैं तो कश्मीर में 2 सौदे रद्द करके आया जिनमें मुझे 150 करोड़ रुपया मिल रहा था। मैंने कहा मैं 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँ, और जाके इनको बता दिया, इन्हीं के लोग थे। मुझे तो छेड़ेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अमित शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि वह पंजाब सरकार के साथ मिलकर पंजाब के मुद्दों पर और नशे के मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। इस पे क्या कहना है? करना चाहिए। ये नशे का तो ऐसा मुद्दा, किसी से मिल के काम करना चाहिए। सर, जैसे आप बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे किसानी का हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बीजेपी की आपको नीति नहीं सही लगती कि मोदी साहब की सही लगती है? बीजेपी की नीतियों को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, उनसे मेरा लेना देना नहीं। मैं तो जो सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं उन पे बोल रहा हूँ। अच्छा सर, ਅਲੈਕਸ ਸਾਹਿਬ, अग्नि 2024 ਦੀ करते हैं, ਇਲੈਕਸ਼ਨ अग्नि 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ये तो किसान जाने पड़ना चाहिए। मेरा कहना माने तो किसानों को, हर जाति के किसानों को पूरे देश में संगठित होकर और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। सर, आप किसानों के साथ में खड़े हैं, लेकिन पंजाब में किसान एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कहता आंदोलन बिकने का काम कर रहे थे, कोई किसान वो सब जगह होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। इनके बारे में वारिस शाह लिख गया है कि ये भाई के साथ भी नहीं बैठते हैं। क्या बीजेपी की वो बात सही नहीं हो रही जो कहते थे कि किसान एक दिन सियासत करेंगे, और वो सियासत अब घूम रही है? एक दिन सियासत करेंगे किसान, ये क्यों ना करें किसान सियासत रादर करनी चाहिए किसानों को। किसान नहीं करेंगे तो यही करेंगे ना, अंबानी वगैरह सियासत।
सर एक आप मानते हैं सर, जो अंबानी की आप बात करी आपने कि इस तरीके से निजी घरानों का साथ ज्यादा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की? आप उसको अडानी का देखो कितनी दौलत बढ़ी है उसकी 10 साल में, वो इनके बिना बढ़ गई। और ये अंबानी के लड़के को लेके गए अपने जहाज में जब राफेल खरीदने गए, और राफेल का काम का ठेका उसको दिलवा दिया, जबकि हमारे यहाँ तो कंपनी थी जो जहाज बनाती थी HAL, उसको दिलाना चाहिए था। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? अब वो जाने, मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। जो ईडी के बारे में बात की जाती है, खासतौर से आपके विरोधी बोलते हैं कि ईडी सिर्फ कांग्रेसियों पर या विरोधियों पर काम करती है, ये सिर्फ इशारों पे काम करती है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये केंद्र की एजेंसी, केंद्रीय का सरकारी एजेंसी तो जो सरकार कहेगी वो करेगी, सरकार जैसा कहती है वैसे ही करते हैं। कोई ईडी वाले कहीं अल्लाह मियाँ नहीं है बाहर से आए, इन्हीं की जांच करा लो ईडी वालों की, ये सब जेल चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईडी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा है। ये थोड़े दिन पहले ये सुप्रीम नहीं कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इन्हें अधिकार है करने का, बस। सर इन फ्यूचर किसानों के प्रति केंद्र सरकार कानून बढ़िया कोई बनाएगी, कोई कार्य करेगी किसानों को जो उछालने की, मतलब कि ऊंचा करने के लिए जो है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि किसानों के पक्ष में कोई बढ़िया कानून बनाएगी। सर आगे आप कैसे एक्टिव देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आपने कुछ बयान भी किए, और आगे किस तरीके से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट मेरी बहुत नजदीक है। हाँ, रिटायरमेंट के फौरन बाद घूमूंगा, जहाँ लोग बुलाएंगे जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, जलसे करूंगा, जुलूस करूंगा, जेल जाऊंगा। पंजाब रहने का कोई सर, आइडिया है? पंजाब में रहने का कोई आइडिया? रहने का नहीं, आने जाने का है। लाल किले के बारे में क्या? लाल किले पे जिस तरीके से निशान देखिए, साहब, लाल किले पे निशान साहब फहराना बिल्कुल जायज था, हक था, और सबसे पहला हक सिखों का बनता है, चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उसके दरवाजे पे हुई थी, और लोगों को पता नहीं है। जस्सा सिंह आलूवालिया अंदर घुस गया था, जाके उसमें बैठ गया था तख्त ताउस पे, और चाहता तो वहीं रह जाता, लेकिन हरजाना वसूल करके इनका जो ये तोड़े थे गुरुद्वारे, और वापस आ गया था। सर छत्तीसगढ़ में एक ना किसानों के ऊपर बहुत धक्केशाही की जा रही है, भू माफिया ना धक्के से ही कब्जा कर रहा है जमीन के ऊपर। तो पीछे जंतर मंतर दिल्ली में भी धरना हुआ, तो वहाँ जिंदल ग्रुप है कोई हरियाणा का, हाँ, तो उनका भी चला था, पता कि बहुत धक्के से जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, मैं पता करूंगा और उनकी मदद करूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर पूछना है, सिमरजीत ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? भाई देखो, वो पुराने आदमी हैं, उनका बड़ा सम्मान है, उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है, उन्हें अपनी राय रखने का हक है। मेरी राय ये कि वो आतंकवादी नहीं था, वो बहुत शानदार नौजवान था, और ऐसा नौजवान जो है बरसों में पैदा होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ अग्निवीर स्कीम के बारे, जैसे अग्निवीर स्कीम को मैं कंडेम करता हूँ। ये किसानों के पेट पे लात मारने की, उनके सम्मान को खत्म करने की, फौज की ताकत खत्म करने की स्कीम है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कार्यक्रम जरूरी था और बहुत सफल हुआ। जिन लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ, उन्होंने पूरी ताकत लगा के किया, और इसमें सब तरह के लोग आ गए। शहादत जिनकी हुई वो भी आए, बाकी लोग भी आए, और ये शुरुआत है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन अब मैं पंजाब घूमूंगा अपने रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अभी धरना ख़त्म हुआ है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। किसानों की लड़ाई अभी है और जारी रहेगी, और उसमें मैं सब जगह जाऊंगा। आपको क्यों लगता है अभी किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई और आगे तक लड़नी पड़ेगी? वो इसलिए कि अभी ना तो MSP किया इन्होंने, ना मुकदमे वापस किए जो कहा था उस वक्त, और नया ये फौजियों वाला कर दिया। फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। 4 साल बच्चा करेगा, फिर घर चला जाएगा।
जैसे आंदोलन में सारा देश पंजाबियों को कोस रहा था, किसानों को गलत बता रहा था, तो आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो आपने पंजाबियों के साथ खड़ने का सोचा? और देखिए, मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं है बोल रहे थे। दूसरे मेरे मन में ये आए कि 700 लोग मर गए। कुतिया मरती है तो प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाती है, और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं जब कोई बात नहीं हुई, तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा, तेरे लोग जो हैं हमारे यहाँ के लोग भी थे और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गाँव के चौधरी हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ऐसे होता है कि आप तो बीजेपी के ही साथ हैं, तो जब आप किसानों के हक में बोले या उस वक्त या उसके बाद कोई आपको सरकार की तरफ से या किसी ने कोई वार्निंग को चेतावनी कोई दी? कोई मुझे वार्निंग दी नहीं, ना देने की किसी की हैसियत है, चूँकि मैं अपनी जेब में इस्तीफा रखता हूँ और मेरा ये कहना है कि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ। मैं लड़ झगड़ के पहुँचा था, फिर पहुँच जाऊँगा। तो मैं एक मिनट मैंने कह दिया था कि मुझे अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए कह देंगे मैं छोड़ दूँगा। कमेटी बनी ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? अब वो तो फालतू कमेटी है ना, जो रखते भी अंदर तो जाना नहीं चाहिए था, जाएगा भी नहीं कोई उसमें। सर, उपराष्ट्रपति के लिए आपका नाम सामने आ रहा था, कोई बात हुई थी? मुझे जब मैं बोल रहा था तब कहा गया था तू चुप हो जा, उपराष्ट्रपति बना देंगे। मैंने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उपराष्ट्रपति जी अभी रिटायर होके जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में पद कुछ नहीं होता, सम्मान होता है, अपनी बात के लिए लड़ना होता है। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, वो कहते थे कि अपने वर्गों की लड़ाई में कुछ भी छोड़ दो लेकिन समझौता मत करो। अच्छा सर, एक बात करते हैं कि जैसे अभी किसानी आंदोलन चला, तो पहले तो चला दिया, ठीक है, तोमर साहब ने वो कानून भी बना दिए, बाद में मोदी साहब माफी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? हर वक्त पहले कांड कर देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। कोशिश उनकी ये होती कि माफी ना मांगनी पड़े, कानून चली जाए। आपकी इच्छा रही है कि आप पंजाब के भी राज्यपाल बने? नहीं, अब मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, मुझे कोई। सर मोदी जी की सोच पंजाब को लेके कैसी है? क्योंकि पहले जिस तरीके से कभी खालिस्तानी कहा जा रहा था आंदोलन में, कभी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन मोदी जी की एक्चुअल सोच क्या है? क्योंकि आपकी मुलाकात होती है, पंजाब को लेकर क्या सोच है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब से आंदोलन खत्म हुआ है, पंजाब कोई नहीं, उनकी किसानों के लिए एक सोच अच्छी नहीं है। पंजाब के लिए सोच। पर ऐसा क्यों है सर? किसान पंजाब का माना जाता है कि 35% यहाँ से किसानी होती है, ठीक है, सारी फसलें बाहर भी जाती है, रेवेन्यू भी बहुत बढ़ता है पंजाब के वास्ते, तो ऐसा क्यों है? किसान के प्रति आपकी ऐसी सेंटर की सोच क्यों है? बार बार किसानों को देखिए, क्यों टारगेट सेंटर करते हैं? की सोच बेसिकली किसान के खिलाफ है। मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि आपके यहाँ तो पता नहीं कितना होता, मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो मैं एक बार मिलने गया कि साहब वो गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है लोगों को। बोले छोड़ो यार, एक दिन बोते हैं, एक दिन काटते हैं, क्या करते हैं। मगर आप जाके एक बार गन्ने को बांध के दिखा दो, सारा चेहरा कट जाता है उसका गन्ने की पत्ती से। तो इन लोगों को हमारी तकलीफ का पता नहीं। सर, जब आपने मुलाकात की थी मोदी साहब से, तो क्या बातचीत हुई थी? आपने क्या कहा था? उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं अपनी बता चुका हूँ, उनकी रिएक्शन में नहीं बोलूँगा, वो ठीक नहीं लगता। पर वो रिएक्शन यही था कि उन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ, पहले झटके में तो कहा कि कुछ नहीं, चले जाएंगे। तब मैंने कहा कि जाया नहीं करते, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, आप तो जानते नहीं। माइनॉरिटीज का कहना है कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही है देश में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। सर, पंजाब में एक बंदी सिखों का मुद्दा भी चल रहा है, उसको मैं टेकअप करूंगा। मुझे अभी मालूम हुआ जब ये लोग मिले थे, मैं उसको टेकअप करूंगा सुप्रीम कोर्ट में भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी वो जाती है और उसको इमीडिएटली हल करना चाहिए। मलिक साहब, जो माफी मांगी गई प्रधानमंत्री की ओर से टीवी पे आके, जिस तरीके के जो बिल वापस लिए, कानून वापस लिए, जिस तरीके से जिन शब्दों से माफी मांगी गई, और शब्द आपको ठीक लगे? देखिए, माफी तो वो आप लोगों से डर के मांगी। मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि अगले चुनाव में मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो आपकी दहशत इतनी है, और मैंने बहुत डरा है इनको। मैं कहा आप जानते नहीं हो, क्यों पंगा ले रहे हो? जिससे लड़ो उसके बारे में जान तो लो, किससे लड़ रहे हो। अब तो सब जगह जा रहे हैं गुरुद्वारों में, अब तो वो साहिबजादों का भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी।
पहले कहाँ गए थे भाई? भारी पड़ गया जी? लड़ना किसी ने कहीं अड़ी कहीं भारी पड़ गई उनके ऊपर? हाँ क्यों नहीं पड़ गई? अच्छा सर, आप तो आते जाते रहते हो पंजाब में, सिखों की बहुत तारीफ करते हो, लेकिन कांग्रेस के मेन अध्यक्ष जो है वो बोलते हैं कि ये तो सिख जो है वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है। आप तो मिले जुले हो, आपको तो प्यार भी मिल रहा है, आप बताइए क्या सच में आतंकवादी? नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। सिखों ने बहुत, आतंकवादियों के नाम पे सिखों को बहुत सताया गया और बहुत तकलीफ उठाई है उन्होंने। सर अभी तो आप राज्यपाल हैं, अभी तो आप पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती संवैधानिक तौर पर। आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई जांच कुछ ऐसा? देखो, मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती कि मेरे पे कुछ है ही नहीं। मैं तो कश्मीर में 2 सौदे रद्द करके आया जिनमें मुझे 150 करोड़ रुपया मिल रहा था। मैंने कहा मैं 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँ, और जाके इनको बता दिया, इन्हीं के लोग थे। मुझे तो छेड़ेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अमित शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि वह पंजाब सरकार के साथ मिलकर पंजाब के मुद्दों पर और नशे के मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। इस पे क्या कहना है? करना चाहिए। नशे का तो ऐसा मुद्दा, किसी से मिल के काम करना चाहिए। सर जैसे आप बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे किसानी का हो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बीजेपी की आपको नीति नहीं सही लगती कि मोदी साहब की नहीं सही लगती? बीजेपी की नीतियों को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, उनसे मेरा लेना देना नहीं। मैं तो जो सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं उन पे बोल रहा हूँ। अच्छा सर, ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ अग्निवीर की 2024 बात ਦੀ करते हैं, ਇਲੈਕਸ਼ਨ अग्निवीर की। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ये तो किसान जाने पड़ना चाहिए। मेरा कहना माने तो किसानों को, हर जाति के किसानों को पूरे देश में संगठित होकर और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। सर आप किसानों के साथ में खड़े हैं, लेकिन पंजाब में किसान एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कहता आंदोलन बिकने का काम कर रहे थे, कोई किसान वो सब जगह होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। इनके बारे में वारिस शाह लिख गया है कि ये भाई के साथ भी नहीं बैठते हैं। क्या बीजेपी की वो बात सही नहीं हो रही जो कहते थे कि किसान एक दिन सियासत करेंगे, और वो सियासत अब घूम रही है? एक दिन सियासत करेंगे किसान, ये क्यों ना करें किसान सियासत रादर करनी चाहिए किसानों को। किसान नहीं करेंगे तो यही करेंगे ना अंबानी वगैरह सियासत। सर एक आप मानते हैं सर, जो अंबानी की आप बात करी आपने कि इस तरीके से निजी घरानों का साथ ज्यादा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से? आप उसको अडानी का देखो कितनी दौलत बढ़ी है उसकी 10 साल में, वो इनके बिना बढ़ गई। और ये अंबानी के लड़के को लेके गए अपने जहाज में जब राफेल खरीदने गए, और राफेल का काम का ठेका उसको दिलवा दिया, जबकि हमारे यहाँ तो कंपनी थी जो जहाज बनाती थी HAL, उसको दिलाना चाहिए था। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? अब वो जाने, मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। जो ईडी के बारे में बात की जाती है, खासतौर से आपके विरोधी बोलते हैं कि ईडी सिर्फ कांग्रेसियों पर या विरोधियों पर काम करती है, ये सिर्फ इशारों पे काम करती है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये केंद्र की एजेंसी, केंद्रीय का सरकारी एजेंसी तो जो सरकार कहेगी वो करेगी। सरकार जैसा कहती है वैसे ही करते हैं। कोई ईडी वाले कहीं अल्लाह मियाँ नहीं है बाहर से आए, इन्हीं की जांच करा लो ईडी वालों की, ये सब जेल चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईडी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा है। ये थोड़े दिन पहले ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा इन्हें अधिकार है करने का बस। सर इन फ्यूचर किसानों के प्रति केंद्र सरकार कानून बढ़िया कोई बनाएगी, कोई कार्य करेगी किसानों को जो उछालने की, मतलब कि ऊंचा करने के लिए जो है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि किसानों के पक्ष में कोई बढ़िया कानून बनाएगी। सर आगे आप कैसे एक्टिव देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आपने कुछ बयान भी किए, और आगे किस तरीके से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट मेरी बहुत नजदीक है। हाँ, रिटायरमेंट के फौरन बाद घूमूंगा, जहाँ लोग बुलाएंगे जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, जलसे करूंगा, जुलूस करूंगा, जेल जाऊंगा। पंजाब रहने का कोई सर, आइडिया है? पंजाब में रहने का कोई आइडिया? रहने का नहीं, आने जाने का है। लाल किले के बारे में क्या? लाल किले पे जिस तरीके से निशान देखिए, साहब, लाल किले पे निशान साहब फहराना बिल्कुल जायज था, हक था, और सबसे पहला हक सिखों का बनता है, चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उसके दरवाजे पे हुई थी और लोगों को पता नहीं है। जस्सा सिंह आलूवालिया अंदर घुस गया था, जाके उसमें बैठ गया था तख्त ताउस पे, और चाहता तो वहीं रह जाता, लेकिन हरजाना वसूल करके इनका जो ये तोड़े थे गुरुद्वारे, और वापस आ गया था। सर छत्तीसगढ़ में एक ना किसानों के ऊपर बहुत धक्केशाही की जा रही है, भू माफिया ना धक्के से ही कब्जा कर रहा है जमीन के ऊपर। तो पीछे जंतर मंतर दिल्ली में भी धरना हुआ, तो वहाँ जिंदल ग्रुप है कोई हरियाणा का, हाँ, तो उनका भी
चला था, मतलब कि बहुत धक्के से जमीनों को कब्जा करे। अब मुझे मालूम नहीं था, मैं पता करूंगा और उनकी मदद करूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर जिस पूछना तरह है, सिमरजीत ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? भाई देखो, वो पुराने आदमी हैं, उनका बड़ा सम्मान है, उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है, उन्हें अपनी राय रखने का हक है। मेरी राय ये कि वो आतंकवादी नहीं था, वो बहुत शानदार नौजवान था और ऐसा नौजवान जो है बरसों में पैदा होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ अग्निवीर स्कीम के बारे। जैसे किसान अग्निवीर स्कीम को मैं कंडेम करता हूँ। ये किसानों के पेट पे लात मारने की, उनके सम्मान को खत्म करने की, फौज की ताकत खत्म करने की स्कीम है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। कार्यक्रम जरूरी था और बहुत सफल हुआ। जिन लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ। उन्होंने पूरी ताकत बजा के किया और इसमें सब तरह के लोग आ गए। शहादत जिनकी हुई वो भी आए, बाकी लोग भी आए और ये शुरुआत है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन अब मैं पंजाब घूमूंगा अपने रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अभी धरना ख़त्म हुआ है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। किसानों की लड़ाई अभी है और जारी रहेगी और उसमें मैं सब जगह जाऊंगा। सर, आपको क्यों लगता है अभी किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई और आगे तक लड़नी पड़ेगी? वो इसलिए कि अभी ना तो एमएसपी किया इन्होंने, ना मुकदमे वापस किए जो कहा था उस वक्त, और नया ये फौजियों वाला कर दिया। फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। सर कैमरा भेजना। 4 साल बच्चा करेगा फिर घर चला जाएगा। तो जैसे आंदोलन में सारा देश पंजाबियों को कोस रहा था, किसानों को गलत बता रहा था, तो आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो आपने पंजाबियों के साथ लड़ने का सोचा? और देखिए, मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं है बोल रहे थे। दूसरे मेरे मन में ये आई कि 700 लोग मर गए। कुतिया मरती है तो प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाती है, और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं जब कोई बात नहीं हुई, तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा, तेरे लोग जो हैं हमारे यहाँ के लोग भी थे और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गाँव के चौधरी हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ऐसे होता है कि आप तो बीजेपी के ही साथ हैं, तो जब आप किसानों के हक में बोले या उस वक्त या उसके बाद कोई आपको सरकार की तरफ से या किसी ने कोई चेतावनी कोई दी थी? कोई मुझे वार्निंग दी नहीं, ना देने की किसी की हैसियत है, चूँकि मैं अपनी जेब में इस्तीफा रखता हूँ और मेरा ये कहना है कि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ। मैं लड़ झगड़ के पहुँचा था, फिर पहुँच जाऊँगा। तो मैं एक मिनट मैंने कह दिया था कि मुझे अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए कह देंगे मैं छोड़ दूँगा। कमेटी बनी ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? अब वो तो फालतू कमेटी है ना, जो रखते भी अंदर तो जाना नहीं चाहिए था, जाएगा भी नहीं कोई उसमें। सर, उपराष्ट्रपति के लिए आपका नाम सामने आ रहा था, कोई बात हुई थी? मुझे जब मैं बोल रहा था तब कहा गया था तू चुप हो जा, उपराष्ट्रपति बना देंगे। मैंने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उपराष्ट्रपति जी अभी रिटायर होके जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में पद कुछ नहीं होता, सम्मान होता है, अपनी बात के लिए लड़ना होता है। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, वो कहते थे कि अपने वर्गों की लड़ाई में कुछ भी छोड़ दो, लेकिन समझौता मत करो। अच्छा सर, एक बात करते हैं कि जैसे अभी किसानी आंदोलन चला, तो पहले तो चला दिया, ठीक है, तोमर साहब ने वो कानून भी बना दिए, बाद में मोदी साहब माफी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? हर वक्त पहले कांड कर देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। कोशिश उनकी ये होती कि माफी ना मांगनी पड़े, कानून चली जाए। आपकी इच्छा रही है कि आप पंजाब के भी राज्यपाल बने?
नहीं, अब मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, मुझे कोई सर मोदी जी की सोच पंजाब को लेके कैसी है? क्योंकि पहले जिस तरीके से कभी खालिस्तानी कहा जा रहा था आंदोलन में, कभी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन मोदी जी की एक्चुअल सोच क्या है? क्योंकि आपकी मुलाकात होती है, पंजाब को लेकर क्या सोच है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब से आंदोलन खत्म हुआ है, पंजाब कोई नहीं, उनकी किसानों के लिए एक सोच अच्छी नहीं है। पंजाब के लिए सोच। पर ऐसा क्यों है सर? किसान पंजाब का माना जाता है कि 35% यहाँ से किसानी होती है, ठीक है, सारी फसलें बाहर भी जाती है, रेवेन्यू भी बहुत बढ़ता है पंजाब के वास्ते, तो ऐसा क्यों है? किसान के प्रति आपकी ऐसी सेंटर की सोच क्यों है? बार बार किसानों को देखिए, क्यों टारगेट सेंटर करते हैं? की सोच बेसिकली किसान के खिलाफ है। मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि आपके यहाँ तो पता नहीं कितना होता, मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो मैं एक बार मिलने गया कि साहब वो गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है लोगों को। बोले छोड़ो यार, एक दिन बोते हैं, एक दिन काटते हैं, क्या करते हैं। मगर आप जाके एक बार गन्ने को बांध के दिखा दो, सारा चेहरा कट जाता है उसका गन्ने की पत्ती से। तो इन लोगों को हमारी तकलीफ का पता नहीं। सर, जब आपने मुलाकात की थी मोदी साहब से, तो क्या बातचीत हुई थी? आपने क्या कहा था? उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं अपनी बता चुका हूँ, उनकी रिएक्शन में नहीं बोलूँगा, वो ठीक नहीं लगता। पर वो रिएक्शन यही था कि उन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ, पहले झटके में तो कहा कि कुछ नहीं, चले जाएंगे। तब मैंने कहा कि जाया नहीं करते, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, आप उनको जानते नहीं। माइनॉरिटीज का कहना है कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही है देश में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। सर, पंजाब में एक बंदी सिखों का मुद्दा भी चल रहा है, उसको मैं टेकअप करूंगा। मुझे अभी मालूम हुआ जब ये लोग मिले थे, मैं उसको टेकअप करूंगा सुप्रीम कोर्ट में भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी वो जाती है, और उसको इमीडिएटली हल करना चाहिए। मलिक साहब, जो माफी मांगी गई प्रधानमंत्री की ओर से टीवी पे आके, जिस तरीके के जो बिल वापस लिए, कानून वापस लिए, जिस तरीके से जिन शब्दों से माफी मांगी गई, और शब्द आपको ठीक लगे? देखिए, माफी तो वो आप लोगों से डर के मांगी। मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि अगले चुनाव में मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो आपकी दहशत इतनी है, और मैंने बहुत डरा है इनको। मैं कहा, आप जानते नहीं हो, क्यों पंगा ले रहे हो? जिससे लड़ो उसके बारे में जान तो लो, किससे लड़ रहे हो। अब तो सब जगह जा रहे हैं गुरुद्वारों में, अब तो वो साहिबजादों का भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी। पहले कहाँ गए थे भाई? भारी पड़ गया जी, लड़ना किसी ने कहीं अड़ी, कहीं भारी पड़ गई उनके। हाँ, क्यों नहीं पड़ गई? अच्छा सर, आप तो आते जाते रहते हो पंजाब में, सिखों की बहुत तारीफ करते हो, लेकिन कांग्रेस के मेन अध्यक्ष जो है वो बोलते हैं कि ये तो सिख जो है वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है। आप तो मिले जुले हो, आपको तो प्यार भी मिल रहा है, आप बताइए क्या सच में आतंकवादी? नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। सिखों ने बहुत, आतंकवादियों के नाम पे सिखों को बहुत सताया गया, बहुत तकलीफ उठाई है उन्होंने। सर, अभी तो आप राज्यपाल हैं, अभी तो आप पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती संवैधानिक तौर पर। आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई जांच कुछ ऐसा? देखो, मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती कि मेरे पे कुछ है ही नहीं। मैं तो कश्मीर में 2 सौदे रद्द करके आया, जिनमें मुझे 150 करोड़ रुपया मिल रहा था। मैंने कहा, मैं 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँ, और जाके इनको बता दिया, इन्हीं के लोग थे। मुझे तो छेड़ेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अमित शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि वह पंजाब सरकार के साथ मिलकर पंजाब के मुद्दों पर और नशे के मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे, इस पे क्या कहना है? करना चाहिए। नशे का तो ऐसा मुद्दा, किसी से मिल के काम करना चाहिए। सर, जैसे आप बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे किसानी का हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बीजेपी की आपको नीति नहीं सही लगती कि मोदी साहब की सही लगती है? बीजेपी की नीतियों को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, उनसे मेरा लेना देना नहीं। मैं तो जो सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं उन पे बोल रहा हूँ। अच्छा सर, 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ये तो किसान जाने, पढ़ना चाहिए। मेरा कहना माने तो किसानों को, हर जाति के किसानों को पूरे देश में संगठित होकर और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। सर, आप किसानों के साथ में खड़े हैं, लेकिन पंजाब में किसान एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कहता आंदोलन बिकने का काम कर रहे थे, कोई किसान वो सब जगह होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। इनके बारे में वारिस शाह लिख गया है कि ये भाई के साथ भी नहीं बैठते हैं। क्या बीजेपी की वो बात सही नहीं हो रही जो कहते थे कि किसान एक दिन सियासत करेंगे, और वो सियासत अब घूम रही है? एक दिन सियासत करेंगे किसान, ये क्यों ना करें किसान सियासत रादर करनी चाहिए किसानों को। किसान नहीं करेंगे तो यही करेंगे ना, अंबानी वगैरह सियासत।
सर एक आप मानते हैं सर, जो अंबानी की आप बात करी आपने कि इस तरीके से निजी घरानों का साथ ज्यादा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से? आप उसको अडानी का देखो कितनी दौलत बढ़ी है उसकी 10 साल में, वो इनके बिना बढ़ गई। और ये अंबानी के लड़के को लेके गए अपने जहाज में जब राफेल खरीदने गए, और राफेल का काम का ठेका उसको दिलवा दिया, जबकि हमारे यहाँ तो कंपनी थी जो जहाज बनाती थी HAL, उसको दिलाना चाहिए था। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ? अब वो जाने, मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। जो ईडी के बारे में बात की जाती है, खासतौर से आपके विरोधी बोलते हैं कि ईडी सिर्फ कांग्रेसियों पर या विरोधियों पर काम करती है, ये सिर्फ इशारों पे काम करती है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये केंद्र की एजेंसी, केंद्रीय का सरकारी एजेंसी तो जो सरकार कहेगी वो करेगी, सरकार जैसा कहती है वैसे ही करते हैं। कोई ईडी वाले कहीं अल्लाह मियाँ नहीं है बाहर से आए, इन्हीं की जांच करा लो ईडी वालों की, ये सब जेल चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईडी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा है। ये थोड़े दिन पहले ये सुप्रीम नहीं कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इन्हें अधिकार है करने का, बस। सर इन फ्यूचर किसानों के प्रति केंद्र सरकार कानून बढ़िया कोई बनाएगी, कोई कार्य करेगी किसानों को जो उछालने की, मतलब कि ऊंचा करने के लिए जो है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि किसानों के पक्ष में कोई बढ़िया कानून बनाएगी। सर आगे आप कैसे एक्टिव देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आपने कुछ बयान भी किए, और आगे किस तरीके से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट मेरी बहुत नजदीक है। हाँ, रिटायरमेंट के फौरन बाद घूमूंगा, जहाँ लोग बुलाएंगे जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, जलसे करूंगा, जुलूस करूंगा, जेल जाऊंगा। पंजाब रहने का कोई सर, आइडिया है? एक पंजाब में रहने का कोई आइडिया? रहने का नहीं, आने जाने का है। लाल किले के बारे में क्या? लाल किले पे जिस तरीके से निशान देखिए, साहब, लाल किले पे निशान साहब फहराना बिल्कुल जायज था, हक था, और सबसे पहला हक सिखों का बनता है, चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उसके दरवाजे पे हुई थी, और लोगों को पता नहीं है। जस्सा सिंह आलूवालिया अंदर घुस गया था, जाके उसमें बैठ गया था तख्त ताऊस पे, और चाहता तो वहीं रह जाता, लेकिन हरजाना वसूल करके इनका जो ये तोड़े थे गुरुद्वारे, और वापस आ गया था। सर छत्तीसगढ़ में एक ना किसानों के ऊपर बहुत धक्केशाही की जा रही है, भू माफिया ना धक्के से ही कब्जा कर रहा है जमीन के ऊपर। तो पीछे जंतर मंतर दिल्ली में भी धरना हुआ, तो वहाँ जिंदल ग्रुप है कोई हरियाणा का, हाँ, तो उनका भी चला था, पता नहीं बहुत धक्के से जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, मैं पता करूंगा और उनकी मदद करूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर पूछना है, सिमरजीत ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? भाई देखो, वो पुराने आदमी हैं, उनका बड़ा सम्मान है, उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है, उन्हें अपनी राय रखने का हक है। मेरी राय ये कि वो आतंकवादी नहीं था, वो बहुत शानदार नौजवान था, और ऐसा नौजवान जो है बरसों में पैदा होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ अग्निवीर स्कीम के बारे, जैसे अग्निवीर स्कीम को मैं कंडेम करता हूँ। ये किसानों के पेट पे लात मारने की, उनके सम्मान को खत्म करने की, फौज की ताकत खत्म करने की स्कीम है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कार्यक्रम जरूरी था और बहुत सफल हुआ। जिन लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ, उन्होंने पूरी ताकत लगा के किया, और इसमें सब तरह के लोग आ गए। शहादत जिनकी हुई वो भी आए, बाकी लोग भी आए, और ये शुरुआत है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन अब मैं पंजाब घूमूंगा अपने रिटायरमेंट के बाद, चूँकि अभी धरना ख़त्म हुआ है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। किसानों की लड़ाई अभी है और जारी रहेगी, और उसमें मैं सब जगह जाऊंगा। आपको क्यों लगता है अभी किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई और आगे तक लड़नी पड़ेगी? वो इसलिए कि अभी ना तो MSP किया इन्होंने, ना मुकदमे वापस किए जो कहा था उस वक्त, और नया ये फौजियों वाला कर दिया। फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। 4 साल बच्चा करेगा, फिर घर चला जाएगा।
जैसे आंदोलन में सारा देश पंजाबियों को कोस रहा था, किसानों को गलत बता रहा था, तो आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो आपने पंजाबियों के साथ खड़ने का सोचा? और देखिए, मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं है बोल रहे थे। दूसरे मेरे मन में ये आए कि 700 लोग मर गए। कुतिया मरती है तो प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाती है, और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं जब कोई बात नहीं हुई, तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा, तेरे लोग जो हैं हमारे यहाँ के लोग भी थे और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गांव के चौधरी हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ऐसे होता है कि आप तो बीजेपी के ही साथ हैं, तो जब आप किसानों के हक में बोले या उस वक्त या उसके बाद कोई आपको सरकार की तरफ से या किसी ने कोई वार्निंग को चेतावनी कोई दी? कोई मुझे वार्निंग दी नहीं, ना देने की किसी की हैसियत है, चूँकि मैं अपनी जेब में इस्तीफा रखता हूँ और मेरा ये कहना है कि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ। मैं लड़ झगड़ के पहुँचा था, फिर पहुँच जाऊँगा। तो मैं एक मिनट मैंने कह दिया था कि मुझे अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए कह देंगे मैं छोड़ दूँगा। कमेटी बनी ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? अब वो तो फालतू कमेटी है ना, जो रखते भी अंदर तो जाना नहीं चाहिए था, जाएगा भी नहीं कोई उसमें। सर, राष्ट्रपति के लिए आपका नाम सामने आ रहा था, कोई बात हुई थी? मुझे जब मैं बोल रहा था तब कहा गया था तू चुप हो जा, उपराष्ट्रपति बना देंगे। मैंने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उपराष्ट्रपति जी अभी रिटायर होके जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में पद कुछ नहीं होता, सम्मान होता है, अपनी बात के लिए लड़ना होता है। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, वो कहते थे कि अपने वर्गों की लड़ाई में कुछ भी छोड़ दो लेकिन समझौता मत करो। अच्छा सर, एक बात करते हैं कि जैसे अभी किसानी आंदोलन चला, तो पहले तो चला दिया, ठीक है, तोमर साहब ने वो कानून भी बना दिए, बाद में मोदी साहब माफी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? हर वक्त पहले कांड कर देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। कोशिश उनकी ये होती कि माफी ना मांगनी पड़े, कानून चली जाए। आपकी इच्छा रही है कि आप पंजाब के भी राज्यपाल बने? नहीं, अब मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, मुझे कोई। सर मोदी जी की सोच पंजाब को लेके कैसी है? क्योंकि पहले जिस तरीके से कभी खालिस्तानी कहा जा रहा था आंदोलन में, कभी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन मोदी जी की एक्चुअल सोच क्या है? क्योंकि आपकी मुलाकात होती है, पंजाब को लेकर क्या सोच है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब से आंदोलन खत्म हुआ है, पंजाब कोई नहीं, उनकी किसानों के लिए एक सोच अच्छी नहीं है। पंजाब के लिए सोच। पर ऐसा क्यों है सर? किसान पंजाब का माना जाता है कि 35% यहाँ से किसानी होती है, ठीक है, सारी फसलें बाहर भी जाती है, रेवेन्यू भी बहुत बढ़ता है पंजाब के वास्ते, तो ऐसा क्यों है? किसान के प्रति आपकी ऐसी सेंटर की सोच क्यों है? बार बार किसानों को देखिए, क्यों टारगेट सेंटर करते हैं? की सोच बेसिकली किसान के खिलाफ है। मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि आपके यहाँ तो पता नहीं कितना होता, मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो मैं एक बार मिलने गया कि साहब वो गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है लोगों को। बोले छोड़ो यार, एक दिन बोते हैं, एक दिन काटते हैं, क्या करते हैं। मगर आप जाके एक बार गन्ने को बांध के दिखा दो, सारा चेहरा कट जाता है उसका गन्ने की पत्ती से। तो इन लोगों को हमारी तकलीफ का पता नहीं। सर, जब आपने मुलाकात की थी मोदी साहब से, तो क्या बातचीत हुई थी? आपने क्या कहा था? उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं अपनी बता चुका हूँ, उनकी रिएक्शन में नहीं बोलूँगा, वो ठीक नहीं लगता। पर वो रिएक्शन यही था कि उन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ, पहले झटके में तो कहा कि कुछ नहीं, चले जाएंगे। तब मैंने कहा कि जाया नहीं करते, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, आप उनको जानते नहीं। माइनॉरिटीज का कहना है कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही है देश में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। सर, पंजाब में एक बंदी सिखों का मुद्दा भी चल रहा है, उसको मैं टेकअप करूंगा। मुझे अभी मालूम हुआ जब ये लोग मिले थे, मैं उसको टेकअप करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी वो जाती है और उसको इमीडिएटली हल करना चाहिए। मलिक साहब, जो माफी मांगी गई प्रधानमंत्री की ओर से टीवी पे आके, जिस तरीके के जो बिल वापस लिए, कानून वापस लिए, जिस तरीके से जिन शब्दों से माफी मांगी गई, और शब्द आपको ठीक लगे? देखिए, माफी तो वो आप लोगों से डर के मांगी। मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि अगले चुनाव में मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो आपकी दहशत इतनी है, और मैंने बहुत डरा है इनको। मैं कहा आप जानते नहीं हो, क्यों पंगा ले रहे हो? जिससे लड़ो उसके बारे में जान तो लो, किससे लड़ रहे हो। अब तो सब जगह जा रहे हैं गुरुद्वारों में, अब तो वो साहिबजादों का भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी।
पहले कहाँ गए थे भाई? भारी पड़ गया जी? लड़ना किसी ने कहीं अड़ी कहीं भारी पड़ गई उनके ऊपर? हाँ क्यों नहीं पड़ गई? अच्छा सर, आप तो आते जाते रहते हो पंजाब में, सिखों की बहुत तारीफ करते हो, लेकिन कांग्रेस के मेन अध्यक्ष जो है वो बोलते हैं कि ये तो सिख जो है वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है। आप तो मिले जुले हो, आपको तो प्यार भी मिल रहा है, आप बताइए क्या सच में आतंकवादी? नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। सिखों ने बहुत आतंकवादियों के नाम पे सिखों को बहुत सताया गया और बहुत तकलीफ उठाई है उन्होंने। सर अभी तो आप राज्यपाल हैं, अभी तो आप पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती संवैधानिक तौर पर। आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई जांच कुछ ऐसा? देखो, मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती कि मेरे पे कुछ है ही नहीं। मैं तो कश्मीर में 2 सौदे रद्द करके आया जिनमें मुझे 150 करोड़ रुपया मिल रहा था। मैंने कहा मैं 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँ, और जाके इनको बता दिया, इन्हीं के लोग थे। मुझे तो छेड़ेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अमित शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि वह पंजाब सरकार के साथ मिलकर पंजाब के मुद्दों पर और नशे के मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। इस पे क्या कहना है? करना चाहिए। नशे का तो ऐसा मुद्दा, किसी से मिल के काम करना चाहिए। सर जैसे आप बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे किसानी का हो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बीजेपी की आपको नीति नहीं सही लगती कि मोदी साहब की सही लगती है? बीजेपी की नीतियों को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, उनसे मेरा लेना देना नहीं। मैं तो जो सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं उन पे बोल रहा हूँ। अच्छा सर, ਅਲੈਕਸ ਸਾਹਿਬ अग्नि- 2024 ਦੀ अग्नि- ਇਲੈਕਸ਼ਨ अग्नि- 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ये तो किसान जाने पढ़ना चाहिए। मेरा कहना माने तो किसानों को, हर जाति के किसानों को पूरे देश में संगठित होकर और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। सर आप किसानों के साथ में खड़े हैं, लेकिन पंजाब में किसान एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कहता आंदोलन बिकने का काम कर रहे थे, कोई किसान वो सब जगह होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। इनके बारे में वारिस शाह लिख गया है कि ये भाई के साथ भी नहीं बैठते हैं। क्या बीजेपी की वो बात सही नहीं हो रही जो कहते थे कि किसान एक दिन सियासत करेंगे, और वो सियासत अब घूम रही है? एक दिन सियासत करेंगे किसान, ये क्यों ना करें किसान सियासत रादर करनी चाहिए किसानों को। किसान नहीं करेंगे तो यही करेंगे ना अंबानी वगैरह सियासत। सर एक आप मानते हैं सर जो अंबानी की आप बात करी आपने कि इस तरीके से निजी घरानों का साथ ज्यादा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से? आप उसको अडानी का देखो कितनी दौलत बढ़ी है उसकी 10 साल में, वो इनके बिना बढ़ गई। और ये अंबानी के लड़के को लेके गए अपने जहाज में जब राफेल खरीदने गए, और राफेल का काम का ठेका उसको दिलवा दिया, जबकि हमारे यहाँ तो कंपनी थी जो जहाज बनाती थी HAL, उसको दिलाना चाहिए था। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? अब वो जाने, मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। जो ईडी के बारे में बात की जाती है, खासतौर से आपके विरोधी बोलते हैं कि ईडी सिर्फ कांग्रेसियों पर या विरोधियों पर काम करती है, ये सिर्फ इशारों पे काम करती है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये केंद्र की एजेंसी, केंद्रीय का सरकारी एजेंसी तो जो सरकार कहेगी वो करेगी। सरकार जैसा कहती है वैसे ही करते हैं। कोई ईडी वाले कहीं अल्लाह मियाँ नहीं है बाहर से आए, इन्हीं की जांच करा लो ईडी वालों की, ये सब जेल चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईडी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा है। ये थोड़े दिन पहले ये सुप्रीम नहीं कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इन्हें अधिकार है करने का, बस। सर इन फ्यूचर किसानों के प्रति केंद्र सरकार कानून बढ़िया कोई बनाएगी, कोई कार्य करेगी किसानों को जो उछालने की, मतलब कि ऊंचा करने के लिए जो है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि किसानों के पक्ष में कोई बढ़िया कानून बनाएगी। सर आगे आप कैसे एक्टिव देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आपने कुछ बयान भी किए, और आगे किस तरीके से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट मेरी बहुत नजदीक है। हाँ, रिटायरमेंट के फौरन बाद घूमूंगा, जहाँ लोग बुलाएंगे जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, जलसे करूंगा, जुलूस करूंगा, जेल जाऊंगा। पंजाब रहने का कोई सर, आइडिया है? पंजाब में रहने का कोई आइडिया? रहने का नहीं, आने जाने का है। लाल किले के बारे में क्या? लाल किले पे जिस तरीके से निशान देखिए, साहब लाल किले पे निशान साहब फहराना बिल्कुल जायज था, हक था, और सबसे पहला हक सिखों का बनता है, चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उसके दरवाजे पे हुई थी और लोगों को पता नहीं है। जस्सा सिंह आलूवालिया अंदर घुस गया था, जाके उसमें बैठ गया था तख्त ताउस पे, और चाहता तो वहीं रह जाता, लेकिन हरजाना वसूल करके इनका जो ये तोड़े थे गुरुद्वारे, और वापस आ गया था। सर छत्तीसगढ़ में एक ना किसानों के ऊपर बहुत धक्केशाही की जा रही है, भू माफिया ना धक्के से ही कब्जा कर रहा है जमीन के ऊपर। तो पीछे जंतर मंतर दिल्ली में भी धरना हुआ, तो वहाँ जिंदल ग्रुप है कोई हरियाणा का, हाँ, तो उनका भी
चला था, मतलब कि बहुत धक्के से जमीनों को कब्जा करे। अब मुझे मालूम नहीं था, मैं पता करूंगा और उनकी मदद करूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर जिस पूछना तरह है, सिमरजीत ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? भाई देखो, वो पुराने आदमी हैं, उनका बड़ा सम्मान है, उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है, उन्हें अपनी राय रखने का हक है। मेरी राय ये कि वो आतंकवादी नहीं था, वो बहुत शानदार नौजवान था और ऐसा नौजवान जो है बरसों में पैदा होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ अग्निवीर स्कीम के बारे। जैसे अग्निवीर स्कीम को मैं कंडेम करता हूँ। ये किसानों के पेट पे लात मारने की, उनके सम्मान को खत्म करने की, फौज की ताकत खत्म करने की स्कीम है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। कार्यक्रम जरूरी था और बहुत सफल हुआ। जिन लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ। उन्होंने पूरी ताकत लगा के किया और इसमें सब तरह के लोग आ गए। शहादत जिनकी हुई वो भी आए, बाकी लोग भी आए और ये शुरुआत है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन अब मैं पंजाब घूमूंगा अपने रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अभी धरना ख़त्म हुआ है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। किसानों की लड़ाई अभी है और जारी रहेगी और उसमें मैं सब जगह जाऊंगा। आपको क्यों लगता है कि किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई और आगे तक लड़नी पड़ेगी? वो इसलिए कि अभी ना तो एमएसपी किया इन्होंने, ना मुकदमे वापस किए जो कहा था उस वक्त, और नया ये फौजियों वाला कर दिया। फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। सर कैमरा भेज 4 साल बच्चा करेगा, फिर घर चला जाएगा। सर, जैसे आंदोलन में सारा देश पंजाबियों को कोस रहा था, किसानों को गलत बता रहा था, तो आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो आपने पंजाबियों के साथ खड़ने का सोचा? और देखिए, मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं है और बोल रहे थे। दूसरे मेरे मन में ये आई कि 700 लोग मर गए। कुतिया मरती है तो प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाती है, और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं जब कोई बात नहीं हुई, तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा, तेरे लोग जो हैं हमारे यहाँ के लोग भी थे और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गाँव के चौधरी हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ऐसे होता है कि आप तो बीजेपी के ही साथ हैं, तो जब आप किसानों के हक में बोले या उस वक्त या उसके बाद कोई आपको सरकार की तरफ से या किसी ने कोई वार्निंग, कोई चेतावनी कोई दी? कोई मुझे वार्निंग दी नहीं, ना देने की किसी की हैसियत है, चूँकि मैं अपनी जेब में इस्तीफा रखता हूँ और मेरा ये कहना है कि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ। मैं लड़ झगड़ के पहुँचा था, फिर पहुँच जाऊँगा। तो मैं एक मिनट मैंने कह दिया था कि मुझे अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए कह देंगे मैं छोड़ दूँगा। कमेटी बनी ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? अब वो तो फालतू कमेटी है ना, जो रखते भी अंदर तो जाना नहीं चाहिए था, जाएगा भी नहीं कोई उसमें। सर, उपराष्ट्रपति के लिए आपका नाम सामने आ रहा था, कोई बात हुई थी? मुझे जब मैं बोल रहा था तब कहा गया था तू चुप हो जा, उपराष्ट्रपति बना देंगे। मैंने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उपराष्ट्रपति जी अभी रिटायर होके जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में पद कुछ नहीं होता, सम्मान होता है, अपनी बात के लिए लड़ना होता है। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, वो कहते थे कि अपने वर्गों की लड़ाई में कुछ भी छोड़ दो, लेकिन समझौता मत करो। अच्छा सर, एक बात करते हैं कि जैसे अभी किसानी आंदोलन चला, तो पहले तो चला दिया, ठीक है, तोमर साहब ने वो कानून भी बना दिए, बाद में मोदी साहब माफी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? हर वक्त पहले कांड कर देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। कोशिश उनकी ये होती कि माफी ना मांगनी पड़े, कानून चली जाए। आपकी इच्छा रही है कि आप पंजाब के भी राज्यपाल बने?
नहीं, अब तो रिटायर हो जाऊंगा, मुझे कोई सर मोदी जी की सोच पंजाब को लेके कैसी है? क्योंकि पहले जिस तरीके से कभी खालिस्तानी कहा जा रहा था आंदोलन में, कभी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन मोदी जी की एक्चुअल सोच क्या है? क्योंकि आपकी मुलाकात होती है, पंजाब को लेकर क्या सोच है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब से आंदोलन खत्म हुआ है, पंजाब कोई नहीं, उनकी किसानों के लिए एक सोच अच्छी नहीं है। पंजाब के लिए सोच। पर ऐसा क्यों है सर? किसान पंजाब का माना जाता है कि 35% यहाँ से किसानी होती है, ठीक है, सारी फसलें बाहर भी जाती है, रेवेन्यू भी बहुत बढ़ता है पंजाब के वास्ते। तो ऐसा क्यों है? किसान के प्रति आपकी ऐसी सेंटर की सोच क्यों है? बार बार किसानों को देखिए, क्यों टारगेट सेंटर करते हैं? की सोच बेसिकली किसान के खिलाफ है। मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि आपके यहाँ तो पता नहीं कितना होता, मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है। तो मैं एक बार मिलने गया कि साहब वो गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है लोगों को। बोले छोड़ो यार, एक दिन बोते हैं, एक दिन काटते हैं, क्या करते हैं। मगर आप जाके एक बार गन्ने को बांध के दिखा दो, सारा चेहरा कट जाता है उसका गन्ने की पत्ती से। तो इन लोगों को हमारी तकलीफ का पता नहीं। सर, जब आपने मुलाकात की थी मोदी साहब से, तो क्या बातचीत हुई थी? आपने क्या कहा था? उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं अपनी बता चुका हूँ, उनकी रिएक्शन में नहीं बोलूँगा, वो ठीक नहीं लगता। पर वो रिएक्शन यही था कि उन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ, पहले झटके में तो कहा कि कुछ नहीं, चले जाएंगे। तब मैंने कहा कि जाया नहीं करते, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, आप तो जानते नहीं। माइनॉरिटीज का कहना है कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही है देश में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। सर, पंजाब में एक बंदी सिखों का मुद्दा भी चल रहा है, उसको मैं टेकअप करूंगा। मुझे अभी मालूम हुआ जब ये लोग मिले थे, मैं उसको टेकअप करूंगा सुप्रीम कोर्ट में भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी। वो जाती है और उसको इमीडिएटली हल करना चाहिए। मलिक साहब, जो माफी मांगी गई प्रधानमंत्री की ओर से टीवी पे आके, जिस तरीके के जो बिल वापस लिए, कानून वापस लिए, जिस तरीके से जिन शब्दों से माफी मांगी गई, और शब्द आपको ठीक लगे? देखिए, माफ़ी तो वो आप लोगों से डर के मांगी। मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि अगले चुनाव में मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो आपकी दहशत इतनी है, और मैंने बहुत डरा है इनको। मैं कहा, आप जानते नहीं हो, क्यों पंगा ले रहे हो? जिससे लड़ो उसके बारे में जान तो लो, किससे लड़ रहे हो। अब तो सब जगह जा रहे हैं गुरुद्वारों में, अब तो वो साहिबजादों का भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी। पहले कहाँ गए थे भाई? भारी पड़ गया जी, लड़ना किसी ने कहीं अड़ी, कहीं भारी पड़ गई उनके। हाँ, क्यों नहीं पड़ गई? अच्छा सर, आप तो आते जाते रहते हो पंजाब में, सिखों की बहुत तारीफ करते हो, लेकिन कांग्रेस के मेन अध्यक्ष जो है वो बोलते हैं कि ये तो सिख जो है वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है। आप तो मिले जुले हो, आपको तो प्यार भी मिल रहा है, आप बताइए क्या सच में आतंकवादी? नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। सिखों ने बहुत, आतंकवादियों के नाम पे सिखों को बहुत सताया गया और बहुत तकलीफ उठाई है उन्होंने। सर, अभी तो आप राज्यपाल हैं, अभी तो आप पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती संवैधानिक तौर पर। आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई जांच कुछ ऐसा? देखो, मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती कि मेरे पे कुछ है ही नहीं। मैं तो कश्मीर में 2 सौदे रद्द करके आया जिनमें मुझे 150 करोड़ रुपया मिल रहा था। मैंने कहा मैं 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँ, और जाके इनको बता दिया। इन्हीं के लोग थे। मुझे तो छेड़ेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अमित शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि वह पंजाब सरकार के साथ मिलकर पंजाब के मुद्दों पर और नशे के मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। इस पे क्या कहना है? करना चाहिए। नशे का तो ऐसा मुद्दा, किसी से मिल के काम करना चाहिए। सर, जैसे आप बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे किसानी का हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बीजेपी की आपको नीति नहीं सही लगती कि मोदी साहब की सही लगती है? बीजेपी की नीतियों को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, उनसे मेरा लेना देना नहीं। मैं तो जो सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं उन पे बोल रहा हूँ। अच्छा सर, 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ये तो किसान जाने, पढ़ना चाहिए। मेरा कहना माने तो किसानों को, हर जाति के किसानों को पूरे देश में संगठित होकर और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। सर, आप किसानों के साथ में खड़े हैं, लेकिन पंजाब में किसान एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कहता आंदोलन बिकने का काम कर रहे थे, कोई किसान वो सब जगह होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। इनके बारे में वारिस शाह लिख गया है कि ये भाई के साथ भी नहीं बैठते हैं। क्या बीजेपी की वो बात सही नहीं हो रही जो कहते थे कि किसान एक दिन सियासत करेंगे, और वो सियासत अब घूम रही है? एक दिन सियासत करेंगे किसान, ये क्यों ना करें किसान सियासत रादर करनी चाहिए किसानों को। किसान नहीं करेंगे तो यही करेंगे ना, अंबानी वगैरह सियासत।
सर एक आप मानते हैं सर, जो अंबानी की आप बात करी आपने कि इस तरीके से निजी घरानों का साथ ज्यादा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की? आप उसको अडानी का देखो कितनी दौलत बढ़ी है उसकी 10 साल में, वो इनके बिना बढ़ गई। और ये अंबानी के लड़के को लेके गए अपने जहाज में जब राफेल खरीदने गए, और राफेल का काम का ठेका उसको दिलवा दिया, जबकि हमारे यहाँ तो कंपनी थी जो जहाज बनाती थी HAL, उसको दिलाना चाहिए था। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? अब वो जाने, मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। जो ईडी के बारे में बात की जाती है, खासतौर से आपके विरोधी बोलते हैं कि ईडी सिर्फ कांग्रेसियों पर या विरोधियों पर काम करती है, ये सिर्फ इशारों पे काम करती है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये केंद्र की एजेंसी, केंद्रीय का सरकारी एजेंसी तो जो सरकार कहेगी वो करेगी, सरकार जैसा कहती है वैसे ही करते हैं। कोई ईडी वाले कहीं अल्लाह मियाँ नहीं है बाहर से आए, इन्हीं की जांच करा लो ईडी वालों की, ये सब जेल चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईडी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा है। ये थोड़े दिन पहले ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा इन्हें अधिकार है करने का बस। सर इन फ्यूचर किसानों के प्रति केंद्र सरकार कानून बढ़िया कोई बनाएगी, कोई कार्य करेगी किसानों को जो उछालने की, मतलब कि ऊंचा करने के लिए जो मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि किसानों के पक्ष में कोई बढ़िया कानून बनाएगी। सर आगे आप कैसे एक्टिव देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आपने कुछ बयान भी दिए, और आगे किस तरीके से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट मेरी बहुत नजदीक है। हाँ, रिटायरमेंट के फौरन बाद घूमूंगा, जहाँ लोग बुलाएंगे जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, जलसे करूंगा, जुलूस करूंगा, जेल जाऊंगा। पंजाब रहने का कोई आइडिया है? पंजाब में रहने का कोई आइडिया? रहने का नहीं, आने जाने का है। लाल किले के बारे में क्या? लाल किले पे जिस तरीके से निशान साहब, लाल किले पे निशान साहब फहराना बिल्कुल जायज था, हक था, और सबसे पहला हक सिखों का बनता है, चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उसके दरवाजे पे हुई थी और लोगों को पता नहीं है। जस्सा सिंह आलूवालिया अंदर घुस गया था, जाके उसमें बैठ गया था तख्त ताउस पे, और चाहता तो वहीं रह जाता, लेकिन हरजाना वसूल करके इनका जो ये तोड़े थे गुरुद्वारे, और वापस आ गया था। सर छत्तीसगढ़ में एक ना किसानों के ऊपर बहुत धक्केशाही की जा रही है, भू माफिया ना धक्के से ही कब्जा कर रहा है जमीन के ऊपर। तो पीछे जंतर मंतर दिल्ली में भी धरना हुआ, तो वहाँ जिंदल ग्रुप है कोई हरियाणा का, हाँ, तो उनका भी चला था, मतलब कि बहुत धक्के से जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, मैं पता करूंगा और उनकी मदद करूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर पूछना है, सिमरजीत ਸਿੰਘ ਮਾਨ ने कहा कि शहीद भगत सिंह अतवादी है, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? भाई देखो, वो पुराने आदमी हैं, उनका बड़ा सम्मान है, उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है, उन्हें अपनी राय रखने का हक है। मेरी राय ये कि वो आतंकवादी नहीं था, वो बहुत शानदार नौजवान था, और ऐसा नौजवान जो है बरसों में पैदा होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ अग्निवीर स्कीम के बारे, जैसे अग्निवीर स्कीम को मैं कंडेम करता हूँ। ये किसानों के पेट पे लात मारने की, उनके सम्मान को खत्म करने की, फौज की ताकत खत्म करने की स्कीम है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। कार्यक्रम जरूरी था और बहुत सफल हुआ। जिन लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ, उन्होंने पूरी ताकत लगा के किया, और इसमें सब तरह के लोग आ गए। शहादत जिनकी हुई वो भी आए, बाकी लोग भी आए, और ये शुरुआत है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन अब मैं पंजाब घूमूंगा अपने रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अभी धरना ख़त्म हुआ है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। किसानों की लड़ाई अभी है और जारी रहेगी, और उसमें मैं सब जगह जाऊंगा। आपको क्यों लगता है कि किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई और आगे तक लड़नी पड़ेगी? वो इसलिए कि अभी ना तो MSP किया इन्होंने, ना मुकदमे वापस किए जो कहा था उस वक्त, और नया ये फौजियों वाला कर दिया। फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। 4 साल बच्चा करेगा, फिर घर चला जाएगा।
जैसे आंदोलन में सारा देश पंजाबियों को कोस रहा था, किसानों को गलत बता रहा था, तो आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो आपने पंजाबियों के साथ खड़ने का सोचा? और देखिए, मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं है बोल रहे थे। दूसरे मेरे मन में ये आई कि 700 लोग मर गए। कुतिया मरती है तो प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाती है, और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं जब कोई बात नहीं हुई, तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा, तेरे लोग जो हैं हमारे यहाँ के लोग भी थे और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गांव के चौधरी हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ऐसे होता है कि आप तो बीजेपी के ही साथ हैं, तो जब आप किसानों के हक में बोले या उस वक्त या उसके बाद कोई आपको सरकार की तरफ से या किसी ने कोई चेतावनी कोई दी थी? कोई मुझे वार्निंग दी नहीं, ना देने की किसी की हैसियत है, चूँकि मैं अपनी जेब में इस्तीफा रखता हूँ और मेरा ये कहना है कि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ। मैं लड़ झगड़ के पहुँचा था, फिर पहुँच जाऊँगा। तो मैं एक मिनट मैंने कह दिया था कि मुझे अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए कह देंगे मैं छोड़ दूँगा। कमेटी बनी ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? अब वो तो फालतू कमेटी है ना, जो रखते भी अंदर तो जाना नहीं चाहिए था, जाएगा भी नहीं कोई उसमें। सर, उपराष्ट्रपति के लिए आपका नाम सामने आ रहा था, कोई बात हुई थी? मुझे जब मैं बोल रहा था तब कहा गया था तू चुप हो जा, उपराष्ट्रपति बना देंगे। मैंने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उपराष्ट्रपति जी अभी रिटायर होके जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में पद कुछ नहीं होता, सम्मान होता है, अपनी बात के लिए लड़ना होता है। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, वो कहते थे कि अपने वर्गों की लड़ाई में कुछ भी छोड़ दो लेकिन समझौता मत करो। अच्छा सर, एक बात करते हैं कि जैसे अभी किसानी आंदोलन चला तो पहले तो चला दिया, ठीक है, तोमर साहब ने वो कानून भी बना दिए, बाद में मोदी साहब माफी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? हर वक्त पहले कांड कर देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। कोशिश उनकी ये होती कि माफी ना मांगनी पड़े, कानून चली जाए। आपकी इच्छा रही है कि आप पंजाब के भी राज्यपाल बने? नहीं, अब मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, मुझे कोई सर मोदी जी की सोच पंजाब को लेके कैसी है? क्योंकि पहले जिस तरीके से कभी खालिस्तानी कहा जा रहा था आंदोलन में, कभी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन मोदी जी की एक्चुअल सोच क्या है? क्योंकि आपकी मुलाकात होती है, पंजाब को लेकर क्या सोच है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब से आंदोलन खत्म हुआ है, पंजाब कोई नहीं, उनकी किसानों के लिए सोच अच्छी नहीं है। पंजाब के लिए सोच। पर ऐसा क्यों है सर? किसान पंजाब का माना जाता है कि 35% यहाँ से किसानी होती है, ठीक है, सारी फसलें बाहर भी जाती है, रेवेन्यू भी बहुत बढ़ता है पंजाब के वास्ते, तो ऐसा क्यों है? किसान के प्रति आपकी ऐसी सेंटर की सोच क्यों है? बार बार किसानों को देखिए, सेंटर की सोच बेसिकली किसान के खिलाफ है। मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि आपके यहाँ तो पता नहीं कितना होता, मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो मैं एक बार मिलने गया कि साहब गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है लोगों को। बोले छोड़ो यार, एक दिन बोते हैं, एक दिन काटते हैं, क्या करते हैं। मगर आप जाके एक बार गन्ने को बांध के दिखा दो, सारा चेहरा कट जाता है उसका गन्ने की पत्ती से। तो इन लोगों को हमारी तकलीफ का पता नहीं। सर, जब आपने मुलाकात की थी मोदी साहब से, तो क्या बातचीत हुई थी? आपने क्या कहा था? उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं अपनी बता चुका हूँ, उनकी रिएक्शन में नहीं बोलूँगा, वो ठीक नहीं लगता। पर रिएक्शन यही था कि उन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ, पहले झटके में तो कहा कि कुछ नहीं, चले जाएंगे। तब मैंने कहा कि जाया नहीं करते, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, आप तो जानते नहीं। माइनॉरिटीज का कहना है कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही है देश में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। सर, पंजाब में एक बंदी सिखों का मुद्दा भी चल रहा है, उसको मैं टेकअप करूंगा। मुझे अभी मालूम हुआ जब ये लोग मिले थे, मैं उसको टेकअप करूंगा सुप्रीम कोर्ट में भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी वो जाती है और उसको इमीडिएटली हल करना चाहिए। मलिक साहब, जो माफी मांगी गई प्रधानमंत्री की ओर से टीवी पे आके, जिस तरीके के जो बिल वापस लिए, कानून वापस लिए, जिस तरीके से जिन शब्दों से माफी मांगी गई, और शब्द आपको ठीक लगे? देखिए, माफी तो वो आप लोगों से डर के मानी। मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि अगले चुनाव में मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो आपकी दहशत इतनी है, और मैंने बहुत डरा है इनको। मैं कहा आप जानते नहीं हो, क्यों पंगा ले रहे हो? जिससे लड़ो उसके बारे में जान तो लो, किससे लड़ रहे हो। अब तो सब जगह जा रहे हैं गुरुद्वारों में, अब तो वो साहिबजादों का भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी।
पहले कहाँ गए थे भाई? भारी पड़ गया जी, लड़ना किसी ने कहीं अड़ी कहीं भारी पड़ गई उनके ऊपर। हाँ क्यों नहीं पड़ गई? अच्छा सर, आप तो आते जाते रहते हो पंजाब में, सिखों की बहुत तारीफ करते हो, लेकिन कांग्रेस के मेन अध्यक्ष जो है वो बोलते हैं कि ये तो सिख जो है वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है। आप तो मिले जुले हो, आपको तो प्यार भी मिल रहा है, आप बताइए क्या सच में आतंकवादी? नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। सिखों ने बहुत आतंकवादियों के नाम पे सिखों को बहुत सताया गया और बहुत तकलीफ उठाई है उन्होंने। सर अभी तो आप राज्यपाल हैं, अभी तो आप पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती संवैधानिक तौर पर। आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई जांच या कुछ ऐसा? देखो, मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती कि मेरे पे कुछ है ही नहीं। मैं तो कश्मीर में 2 सौदे रद्द करके आया जिनमें मुझे 150 करोड़ रुपया मिल रहा था। मैंने कहा मैं 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँ, और जाके इनको बता दिया। इन्हीं के लोग थे। मुझे तो छेड़ेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अमित शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि वह पंजाब सरकार के साथ मिलकर पंजाब के मुद्दों पर और नशे के मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। इस पे क्या कहना है? करना चाहिए। ये नशे का तो ऐसा मुद्दा, किसी से मिल के काम करना चाहिए। सर जैसे आप बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे किसानी का हो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बीजेपी की आपको नीति नहीं सही लगती कि मोदी साहब की सही लगती है? बीजेपी की नीतियों को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, उनसे मेरा लेना देना नहीं। मैं तो जो सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं उन पे बोल रहा हूँ। अच्छा सर, ਅਲੈਕਸ ਸਾਹਿਬ अग्नि 2024 की ਦੀ बात करते हैं, ਇਲੈਕਸ਼ਨ अग्नि वीज की। 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ये तो किसान जाने पड़ना चाहिए। मेरा कहना माने तो किसानों को, हर जाति के किसानों को पूरे देश में संगठित होके और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। सर आप किसानों के साथ में खड़े हैं, लेकिन पंजाब में किसान एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कहता आंदोलन बिकने का काम कर रहे थे, कोई किसान वो सब जगह होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। इनके बारे में वारिस शाह लिख गया है कि ये भाई के साथ भी नहीं बैठते हैं। क्या बीजेपी की वो बात सही नहीं हो रही जो कहते थे कि किसान एक दिन सियासत करेंगे और वो सियासत अब घूम रही है? एक दिन सियासत करेंगे किसान, ये क्यों ना करें किसान सियासत रादर करनी चाहिए किसानों को। किसान नहीं करेंगे तो यही करेंगे ना अंबानी वगैरह सियासत। सर एक आप मानते हैं सर, जो अंबानी की आप बात करी आपने कि इस तरीके से निजी घरानों का साथ ज्यादा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से? आप उसको अडानी का देखो कितनी दौलत बढ़ी है उसकी 10 साल में, वो इनके बिना बढ़ गई। और ये अंबानी के लड़के को लेके गए अपने जहाज में जब राफेल खरीदने गए, और राफेल का काम का ठेका उसको दिलवा दिया, जबकि हमारे यहाँ तो कंपनी थी जो जहाज बनाती थी HAL, उसको दिलाना चाहिए था। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? अब वो जाने, मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। जो ईडी के बारे में बात की जाती है, खासतौर से आपके विरोधी बोलते हैं कि ईडी सिर्फ कांग्रेसियों पर या विरोधियों पर काम करती है, ये सिर्फ इशारों पे काम करती है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये केंद्र की एजेंसी, केंद्रीय का सरकारी एजेंसी तो जो सरकार कहेगी वो करेगी। सरकार जैसा कहती है वैसे ही करते हैं। कोई ईडी वाले कहीं अल्लाह मियाँ नहीं है बाहर से आए, इन्हीं की जांच करा लो ईडी वालों की, ये सब जेल चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईडी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा है। ये थोड़े दिन पहले ये सुप्रीम नहीं कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इन्हें अधिकार है करने का, बस। सर इन फ्यूचर किसानों के प्रति केंद्र सरकार कानून बढ़िया कोई बनाएगी, कोई कार्य करेगी किसानों को जो उछालने की, मतलब कि ऊंचा करने के लिए जो है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि किसानों के पक्ष में कोई बढ़िया कानून बनाएगी। सर आगे आप कैसे एक्टिव देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आपने कुछ बयान भी किए, और आगे किस तरीके से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट मेरी बहुत नजदीक है। हाँ, रिटायरमेंट के फौरन बाद घूमूंगा, जहाँ लोग बुलाएंगे जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, जलसे करूंगा, जुलूस करूंगा, जेल जाऊंगा। पंजाब रहने का कोई सर, आइडिया है? पंजाब में रहने का कोई आइडिया? रहने का नहीं, आने जाने का है। लाल किले के बारे में क्या? लाल किले पे जिस तरीके से निशान देखिए, साहब, लाल किले पे निशान साहब फहराना बिल्कुल जायज था, हक था, और सबसे पहला हक सिखों का बनता, चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उसके दरवाजे पे हुई थी और लोगों को पता नहीं है। जस्सा सिंह आलूवालिया अंदर घुस गया था, जाके उसमें बैठ गया था तख्त ताउस पे, और चाहता तो वहीं रह जाता, लेकिन हरजाना वसूल करके इनका जो ये तोड़े थे गुरुद्वारे, और वापस आ गया था। सर छत्तीसगढ़ में एक ना किसानों के ऊपर बहुत धक्केशाही की जा रही है, भू माफिया ना धक्के से ही कब्जा कर रहा है जमीन के ऊपर। तो पीछे जंतर मंतर दिल्ली में भी धरना हुआ, तो वहाँ जिंदल ग्रुप है कोई हरियाणा का,
हाँ हाँ। तो उनका भी चला था, मतलब कि बहुत धक्के से जमीनों को कब्जा करे। मुझे मालूम नहीं था, मैं पता करूंगा और उनकी मदद करूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर पूछना जितना है। सिमरजीत ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ भाई देखो, वो पुराने आदमी हैं, उनका बड़ा सम्मान है, उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है, उन्हें अपनी राय रखने का हक है। मेरी राय ये कि वो आतंकवादी नहीं था, वो बहुत शानदार नौजवान था और ऐसा नौजवान जो है बरसों में पैदा होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ अग्निवीर स्कीम के बारे। जैसे अग्निवीर स्कीम को मैं कंडेम करता हूँ। ये किसानों के पेट पे लात मारने की, उनके सम्मान को खत्म करने की, फौज की ताकत खत्म करने की स्कीम है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। कार्यक्रम जरूरी था और बहुत सफल हुआ। जिन लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ। उन्होंने पूरी ताकत लगा के किया और इसमें सब तरह के लोग आ गए। शहादत जिनकी हुई वो भी आए, बाकी लोग भी आए और ये शुरुआत है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन अब मैं पंजाब घूमूंगा अपने रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अभी धरना ख़त्म हुआ है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। किसानों की लड़ाई अभी है और जारी रहेगी और उसमें मैं सब जगह जाऊंगा। आपको क्यों लगता है अभी किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई और आगे तक लड़नी पड़ेगी? वो इसलिए कि अभी ना तो एमएसपी किया इन्होंने, ना मुकदमे वापस किए जो कहा था उस वक्त, और नया ये फौजियों वाला कर दिया। फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। सर कैमरा भेज 4 साल बच्चा करेगा फिर घर चला जाएगा। सर जैसे आंदोलन में सारा देश पंजाबियों को कोस रहा था, किसानों को गलत बता रहा था, तो आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो आपने पंजाबियों के साथ खड़ने का सोचा? और देखिए, मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं है बोल रहे थे। दूसरे मेरे मन में ये आई कि 700 लोग मर गए। कुतिया मरती है तो प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाती है, और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं जब कोई बात नहीं हुई, तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा, तेरे लोग जो हैं हमारे यहाँ के लोग भी थे और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गाँव के चौधरी हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ऐसे होता है कि आप तो बीजेपी के ही साथ हैं, तो जब आप किसानों के हक में बोले या उस वक्त या उसके बाद कोई आपको सरकार की तरफ से या किसी ने कोई वार्निंग कोई चेतावनी कोई दी? कोई मुझे वार्निंग दी नहीं, ना देने की किसी की हैसियत है, चूँकि मैं अपनी जेब में इस्तीफा रखता हूँ और मेरा ये कहना है कि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ। मैं लड़ झगड़ के पहुँचा था, फिर पहुँच जाऊँगा। तो मैं एक मिनट मैंने कह दिया था कि मुझे अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए कह देंगे मैं छोड़ दूँगा। अब वो तो फालतू कमेटी है ना, जो रखते भी अंदर तो जाना नहीं चाहिए था, जाएगा भी नहीं कोई उसमें। सर राष्ट्रपति के लिए आपका नाम सामने आ रहा था, कोई बात हुई थी? मुझे जब मैं बोल रहा था तब कहा गया था तू चुप हो जा, उपराष्ट्रपति बना देंगे। मैंने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उपराष्ट्रपति जी अभी रिटायर होकर जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में पद कुछ नहीं होता, सम्मान होता है, अपनी बात के लिए लड़ना होता है। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, वो कहते थे कि अपने वर्गों की लड़ाई में कुछ भी छोड़ दो लेकिन समझौता मत करो। अच्छा सर, एक बात करते हैं कि जैसे अभी किसानी आंदोलन चला, तो पहले तो चला दिया, ठीक है, तोमर साहब ने वो कानून भी बना दिए, बाद में मोदी साहब माफी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? हर वक्त पहले कांड कर देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। कोशिश उनकी ये होती कि माफी ना मांगनी पड़े, कानून चली जाए। आपकी इच्छा रही है कि आप पंजाब के भी राज्यपाल बने?
नहीं, अब मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, मुझे कोई सर मोदी जी की सोच पंजाब को लेके कैसी है? क्योंकि पहले जिस तरीके से कभी खालिस्तानी कहा जा रहा था आंदोलन में, कभी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन मोदी जी की एक्चुअल सोच क्या है? क्योंकि आपकी मुलाकात होती है, पंजाब को लेकर क्या सोच है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब से आंदोलन खत्म हुआ है, पंजाब कोई नहीं, उनकी किसानों के लिए एक सोच अच्छी नहीं है। पंजाब के लिए सोच। पर ऐसा क्यों है सर? किसान पंजाब का माना जाता है कि 35% यहाँ से किसानी होती है, ठीक है, सारी फसलें बाहर भी जाती है, रेवेन्यू भी बहुत बढ़ता है पंजाब के वास्ते। तो ऐसा क्यों है? किसान के प्रति आपकी ऐसी सेंटर की सोच क्यों है? बार बार किसानों को देखिए, क्यों टारगेट सेंटर करते हैं? की सोच बेसिकली किसान के खिलाफ है। मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि आपके यहाँ तो पता नहीं कितना होता, मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है। तो मैं एक बार मिलने गया कि साहब वो गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है लोगों को। बोले छोड़ो यार, एक दिन बोते हैं, एक दिन काटते हैं, क्या करते हैं। मगर आप जाके एक बार गन्ने को बांध के दिखा दो, सारा चेहरा कट जाता है उसका गन्ने की पत्ती से। तो इन लोगों को हमारी तकलीफ का पता नहीं। सर, जब आपने मुलाकात की थी मोदी साहब से, तो क्या बातचीत हुई थी? आपने क्या कहा था? उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं अपनी बता चुका हूँ, उनकी रिएक्शन में नहीं बोलूँगा, वो ठीक नहीं लगता। पर वो रिएक्शन यही था कि उन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ, पहले झटके में तो कहा कि कुछ नहीं, चले जाएंगे। तब मैंने कहा कि जाया नहीं करते, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, आप तो जानते नहीं। माइनॉरिटीज का कहना है कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही है देश में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। सर, पंजाब में एक बंदी सिखों का मुद्दा भी चल रहा है, उसको मैं टेकअप करूंगा। मुझे अभी मालूम हुआ जब ये लोग मिले थे, मैं उसको टेकअप करूंगा सुप्रीम कोर्ट में भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी। वो जाती है और उसको इमीडिएटली हल करना चाहिए। मलिक साहब, जो माफी मांगी गई प्रधानमंत्री की ओर से टीवी पे आके, जिस तरीके के जो बिल वापस लिए, कानून वापस लिए, जिस तरीके से जिन शब्दों से माफी मांगी गई, और शब्द आपको ठीक लगे? देखिए, माफ़ी तो वो आप लोगों से डर के मांगी। मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि अगले चुनाव में मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो आपकी दहशत इतनी है, और मैंने बहुत डरा है इनको। मैं कहा, आप जानते नहीं हो, क्यों पंगा ले रहे हो? जिससे लड़ो उसके बारे में जान तो लो, किससे लड़ रहे हो। अब तो सब जगह जा रहे हैं गुरुद्वारों में, अब तो वो साहिबजादों का भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी। पहले कहाँ गए थे भाई? भारी पड़ गया जी, लड़ना किसी ने कहीं अड़ी, कहीं भारी पड़ गई उनके। हाँ, क्यों नहीं पड़ गई? अच्छा सर, आप तो आते जाते रहते हो पंजाब में, सिखों की बहुत तारीफ करते हो, लेकिन कांग्रेस के मेन अध्यक्ष जो है वो बोलते हैं कि ये तो सिख जो है वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है। आप तो मिले जुले हो, आपको तो प्यार भी मिल रहा है, आप बताइए क्या सच में आतंकवादी? नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। सिखों ने बहुत, आतंकवादियों के नाम पे सिखों को बहुत सताया गया और बहुत तकलीफ उठाई है उन्होंने। सर, अभी तो आप राज्यपाल हैं, अभी तो आप पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती संवैधानिक तौर पर। आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई जांच कुछ ऐसा? देखो, मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती कि मेरे पे कुछ है ही नहीं। मैं तो कश्मीर में 2 सौदे रद्द करके आया जिनमें मुझे 150 करोड़ रुपया मिल रहा था। मैंने कहा मैं 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँ, और जाके इनको बता दिया, इन्हीं के लोग थे। मुझे तो छेड़ेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अमित शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि वह पंजाब सरकार के साथ मिलकर पंजाब के मुद्दों पर और नशे के मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे। इस पे क्या कहना है? करना चाहिए। नशे का तो ऐसा मुद्दा, किसी से भी मिलकर काम करना चाहिए। सर, जैसे आप बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे किसानी का हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बीजेपी की आपको नीति भी सही लगती है कि मोदी साहब की सही लगती है? बीजेपी की नीतियों को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, उनसे मेरा लेना देना नहीं। मैं तो जो सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं उन पे बोल रहा हूँ। अच्छा सर, ਅਲੈਗ ਸਾਹਿਬ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ये तो किसान जाने पढ़ना चाहिए। मेरा कहना माने तो किसानों को, हर जाति के किसानों को पूरे देश में संगठित होकर और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। सर, आप किसानों के साथ में खड़े हैं, लेकिन पंजाब में किसान एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कहता आंदोलन बिकने का काम कर रहे थे, कोई किसान वो सब जगह होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। इनके बारे में वारिस शाह लिख गया है कि ये भाई के साथ भी नहीं बैठते हैं। क्या बीजेपी की वो बात सही नहीं हो रही जो कहते थे कि किसान एक दिन सियासत करेंगे, और वो सियासत अब घूम रही है? एक दिन सियासत करेंगे किसान, ये क्यों ना करें किसान सियासत रादर करनी चाहिए किसानों को। किसान नहीं करेंगे तो यही करेंगे ना अंबानी वगैरह सियासत।
सर एक आप मानते हैं सर, जो अंबानी की आप बात करी आपने कि इस तरीके से निजी घरानों का साथ ज्यादा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री साहब, आप उसको अडानी का देखो कितनी दौलत बढ़ी है उसकी 10 साल में, वो इनके बिना बढ़ गई। और ये अंबानी के लड़के को लेके गए अपने जहाज में जब राफेल खरीदने गए, और राफेल का काम का ठेका उसको दिलवा दिया, जबकि हमारे यहाँ तो कंपनी थी जो जहाज बनाती थी HAL, उसको दिलाना चाहिए था। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ? अब वो जाने, मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। जो ईडी के बारे में बात की जाती है, खासतौर से आपके विरोधी बोलते हैं कि ईडी सिर्फ कांग्रेसियों पर या विरोधियों पर काम करती है, ये सिर्फ इशारों पे काम करती है। तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये केंद्र की एजेंसी, केंद्रीय का सरकारी एजेंसी तो जो सरकार कहेगी वो करेगी, सरकार जैसा कहती है वैसे ही करते हैं। कोई ईडी वाले कहीं अल्लाह मियाँ नहीं है बाहर से आए, इन्हीं की जांच करा लो ईडी वालों की, ये सब जेल चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईडी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा है। ये थोड़े दिन पहले ये सुप्रीम नहीं कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इन्हें अधिकार है करने का, बस। सर इन फ्यूचर किसानों के प्रति केंद्र सरकार कानून बढ़िया कोई बनाएगी, कोई कार्य करेगी किसानों को जो उछालने की, मतलब कि ऊंचा करने के लिए जो है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि किसानों के पक्ष में कोई बढ़िया कानून बनाएगी। सर आगे आप कैसे एक्टिव देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आपने कुछ बयान भी दिए, और आगे किस तरीके से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट मेरी बहुत नजदीक है। हाँ, रिटायरमेंट के फौरन बाद घूमूंगा, जहाँ लोग बुलाएंगे जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, जलसे करूंगा, जुलूस करूंगा, जेल जाऊंगा। पंजाब रहने का कोई सर, आइडिया है? पंजाब में रहने का कोई आइडिया? रहने का नहीं, आने जाने का है। लाल किले के बारे में क्या? लाल किले पे जिस तरीके से निशान देखिए, साहब, लाल किले पे निशान साहब फहराना बिल्कुल जायज था, हक था, और सबसे पहला हक सिखों का बनता है, चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उसके दरवाजे पे हुई थी, और लोगों को पता नहीं है। जस्सा सिंह आलूवालिया अंदर घुस गया था, जाके उसमें बैठ गया था तख्त ताउस पे, और चाहता तो वहीं रह जाता, लेकिन हरजाना वसूल करके इनका जो ये तोड़े थे गुरुद्वारे, और वापस आ गया था। सर छत्तीसगढ़ में एक ना किसानों के ऊपर बहुत धक्केशाही की जा रही है, भू माफिया ना धक्के से ही कब्जा कर रहा है जमीन के ऊपर। तो पीछे जंतर मंतर दिल्ली में भी धरना हुआ, तो वहाँ जिंदल ग्रुप है कोई हरियाणा का, हाँ, तो उनका भी चला था, मतलब कि बहुत धक्के से जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, मैं पता करूंगा और उनकी मदद करूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर पूछना है, सिमरजीत ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? भाई देखो, वो पुराने आदमी हैं, उनका बड़ा सम्मान है, उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है, उन्हें अपनी राय रखने का हक है। मेरी राय ये कि वो आतंकवादी नहीं था, वो बहुत शानदार नौजवान था, और ऐसा नौजवान जो है बरसों में पैदा होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ अग्निवीर स्कीम के बारे, जैसे अग्निवीर स्कीम को मैं कंडेम करता हूँ। ये किसानों के पेट पे लात मारने की, उनके सम्मान को खत्म करने की, फौज की ताकत खत्म करने की स्कीम है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। कार्यक्रम जरूरी था और बहुत सफल हुआ। जिन लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ, उन्होंने पूरी ताकत बजा के किया, और इसमें सब तरह के लोग आ गए। शहादत जिनकी हुई वो भी आए, बाकी लोग भी आए, और ये शुरुआत है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन अब मैं पंजाब घूमूंगा अपने रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अभी धरना ख़त्म हुआ है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। किसानों की लड़ाई अभी है और जारी रहेगी, और उसमें मैं सब जगह जाऊंगा। सर, आपको क्यों लगता है अभी किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई और आगे तक लड़नी पड़ेगी? वो इसलिए कि अभी ना तो MSP किया इन्होंने, ना मुकदमे वापस किए जो कहा था उस वक्त, और नया ये फौजियों वाला कर दिया। फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। 4 साल बच्चा करेगा, फिर घर चला जाएगा।
जैसे आंदोलन में सारा देश पंजाबियों को कोस रहा था, किसानों को गलत बता रहा था, तो आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो आपने पंजाबियों के साथ खड़ने का सोचा? और देखिए, मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं है और बोल रहे थे। दूसरे मेरे मन में ये आई कि 700 लोग मर गए। कुतिया मरती है तो प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाती है, और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं जब कोई बात नहीं हुई, तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा, तेरे लोग जो हैं हमारे यहाँ के लोग भी थे और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गांव के चौधरी हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ऐसे होता है कि आप तो बीजेपी के ही साथ हैं, तो जब आप किसानों के हक में बोले या उस वक्त या उसके बाद कोई आपको सरकार की तरफ से या किसी ने कोई वार्निंग कोई चेतावनी कोई दी? कोई मुझे वार्निंग दी नहीं, ना देने की किसी की हैसियत है, चूँकि मैं अपनी जेब में इस्तीफा रखता हूँ और मेरा ये कहना है कि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ, मैं लड़ झगड़ के पहुँचा था, फिर पहुँच जाऊँगा। तो मैं एक मिनट मैंने कह दिया था कि मुझे अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए कह देंगे मैं छोड़ दूँगा। कमेटी बनी ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? अब वो तो फालतू कमेटी है ना, जो रखते भी अंदर तो जाना नहीं चाहिए था, जाएगा भी नहीं कोई उसमें। सर, उपराष्ट्रपति के लिए आपका नाम सामने आ रहा था, कोई बात हुई थी? मुझे जब मैं बोल रहा था तब कहा गया था तू चुप हो जा, उपराष्ट्रपति बना देंगे। मैंने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उपराष्ट्रपति जी अभी रिटायर होके जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में पद कुछ नहीं होता, सम्मान होता है, अपनी बात के लिए लड़ना होता है। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, वो कहते थे कि अपने वर्गों की लड़ाई में कुछ भी छोड़ दो लेकिन समझौता मत करो। अच्छा सर, एक बात करते हैं कि जैसे अभी किसानी आंदोलन चला तो पहले तो चला दिया, ठीक है, तोमर साहब ने वो कानून भी बना दिए, बाद में मोदी साहब माफी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? हर वक्त पहले कांड कर देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। कोशिश उनकी ये होती कि माफी ना मांगनी पड़े, कानून चली जाए। आपकी इच्छा रही है कि आप पंजाब के भी राज्यपाल बने? नहीं, अब मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, मुझे कोई सर मोदी जी की सोच पंजाब को लेके कैसी है? क्योंकि पहले जिस तरीके से कभी खालिस्तानी कहा जा रहा था आंदोलन में, कभी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन मोदी जी की एक्चुअल सोच क्या है? क्योंकि आपकी मुलाकात होती है, पंजाब को लेकर क्या सोच है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब से आंदोलन खत्म हुआ है, पंजाब कोई नहीं, उनकी किसानों के लिए एक सोच अच्छी नहीं है। पंजाब के लिए सोच। पर ऐसा क्यों है सर? किसान पंजाब का माना जाता है कि 35% यहाँ से किसानी होती है, ठीक है, सारी फसलें बाहर भी जाती है, रेवेन्यू भी बहुत बढ़ता है पंजाब के वास्ते, तो ऐसा क्यों है? किसान के प्रति आपकी ऐसी सेंटर की सोच क्यों है? बार बार किसानों को देखिए, सेंटर की सोच बेसिकली किसान के खिलाफ है। मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि आपके यहाँ तो पता नहीं कितना होता, मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो मैं एक बार मिलने गया कि साहब गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है लोगों को। बोले छोड़ो यार, एक दिन बोते हैं, एक दिन काटते हैं, क्या करते हैं। मगर आप जाके एक बार गन्ने को बांध के दिखा दो, सारा चेहरा कट जाता है उसका गन्ने की पत्ती से। तो इन लोगों को हमारी तकलीफ का पता नहीं। सर, जब आपने मुलाकात की थी मोदी साहब से, तो क्या बातचीत हुई थी? आपने क्या कहा था? उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं अपनी बता चुका हूँ, उनकी रिएक्शन में नहीं बोलूँगा, वो ठीक नहीं लगता जी। पर रिएक्शन यही था कि उन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ, पहले झटके में तो कहा कि कुछ नहीं, चले जाएंगे। तब मैंने कहा कि जाया नहीं करते, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, आप उनको जानते नहीं। माइनॉरिटीज का कहना है कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही है देश में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। सर, पंजाब में एक बंदी सिखों का मुद्दा भी चल रहा है, उसको मैं टेकअप करूंगा। मुझे अभी मालूम हुआ जब ये लोग मिले थे, मैं उसको टेकअप करूंगा सुप्रीम कोर्ट में भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी वो जाती है और उसको इमीडिएटली हल करना चाहिए। मलिक साहब, जो माफी मांगी गई प्रधानमंत्री की ओर से टीवी पे आके, जिस तरीके के जो बिल वापस ली, कानून वापस लिए, जिस तरीके से जिन शब्दों से माफी मांगी गई, और शब्द आपको ठीक लगे? देखिए, माफी तो वो आप लोगों से डर के मानी। मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि अगले चुनाव में मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो आपकी दहशत इतनी है, और मैंने बहुत डरा है इनको। मैं कहा आप जानते नहीं हो, क्यों पंगा ले रहे हो? जिससे लड़ो उसके बारे में जान तो लो, किससे लड़ रहे हो। अब तो सब जगह जा रहे हैं गुरुद्वारों में, अब तो वो साहिबजादों का भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी।
पहले कहाँ गए थे भाई? भारी पड़ गया जी, लड़ना किसी ने कहीं अड़ी कहीं भारी पड़ गई उनके ऊपर। हाँ क्यों नहीं पड़ गई? अच्छा सर, आप तो आते जाते रहते हो पंजाब में, सिखों की बहुत तारीफ करते हो, लेकिन कांग्रेस के मेन अध्यक्ष जो है वो बोलते हैं कि ये तो सिख जो है वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है। आप तो मिले जुले हो, आपको तो प्यार भी मिल रहा है, आप बताइए क्या सच में आतंकवादी? नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। सिखों ने बहुत आतंकवादियों के नाम पे सिखों को बहुत सताया गया और बहुत तकलीफ उठाई है उन्होंने। सर अभी तो आप राज्यपाल हैं, अभी तो आप पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती संवैधानिक तौर पर। आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई जांच या कुछ ऐसा? देखो, मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती कि मेरे पे कुछ है ही नहीं। मैं तो कश्मीर में 2 सौदे रद्द करके आया जिनमें मुझे 150 करोड़ रुपया मिल रहा था। मैंने कहा मैं 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँ, और जाके इनको बता दिया, इन्हीं के लोग थे। मुझे तो छेड़ेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अमित शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि वह पंजाब सरकार के साथ मिलकर पंजाब के मुद्दों पर और नशे के मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे, इस पे क्या कहना है? करना चाहिए। ये नशे का तो ऐसा मुद्दा, किसी से मिल के काम करना चाहिए। सर जैसे आप बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे किसानी का हो चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बीजेपी की आपको नीति नहीं सही लगती कि मोदी साहब की सही लगती है? बीजेपी की नीतियों को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, उनसे मेरा लेना देना नहीं। मैं तो जो सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं उन पे बोल रहा हूँ। अच्छा सर, ਅਲੈਕਸ਼ਨ अग्नि 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ की 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ये तो किसान जाने पड़ना चाहिए। मेरा कहना माने तो किसानों को, हर जाति के किसानों को पूरे देश में संगठित होके और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। सर आप किसानों के साथ में खड़े हैं, लेकिन पंजाब में किसान एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कहता आंदोलन बिकने का काम कर रहे थे, कोई किसान वो सब जगह होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। इनके बारे में वारिस शाह लिख गया है कि ये भाई के साथ भी नहीं बैठते हैं। क्या बीजेपी की वो बात सही नहीं हो रही जो कहते थे कि किसान एक दिन सियासत करेंगे और वो सियासत अब घूम रही है? एक दिन सियासत करेंगे किसान, ये क्यों ना करें किसान सियासत रादर करनी चाहिए किसानों को। किसान नहीं करेंगे तो यही करेंगे ना अंबानी वगैरह सियासत। सर एक आप मानते हैं सर, जो अंबानी की आप बात करी आपने कि इस तरीके से निजी घरानों का साथ ज्यादा दिया जा रहा है? आप उसको अडानी का देखो, कितनी दौलत बढ़ी है उसकी 10 साल में, वो इनके बिना बढ़ गई। और ये अंबानी के लड़के को लेके गए अपने जहाज में जब राफेल खरीदने गए, और राफेल का काम का ठेका उसको दिलवा दिया, जबकि हमारे यहाँ तो कंपनी थी जो जहाज बनाती थी HAL, उसको दिलाना चाहिए था। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? अब वो जाने, मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। जो ईडी के बारे में बात की जाती है, खासतौर से आपके विरोधी बोलते हैं कि ईडी सिर्फ कांग्रेसियों पर या विरोधियों पर काम करती है, ये सिर्फ इशारों पे काम करती है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये केंद्र की एजेंसी, केंद्रीय का सरकारी एजेंसी तो जो सरकार कहेगी वो करेगी। सरकार जैसा कहती है वैसे ही करते हैं। कोई ईडी वाले कहीं अल्लाह मियाँ नहीं है बाहर से आए, इन्हीं की जांच करा लो ईडी वालों की, ये सब जेल चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईडी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा है। ये थोड़े दिन पहले ये सुप्रीम नहीं कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, इन्हें अधिकार है करने का, बस। सर इन फ्यूचर किसानों के प्रति केंद्र सरकार कानून बढ़िया कोई बनाएगी, कोई कार्य करेगी किसानों को जो उछालने की, मतलब कि ऊंचा करने के लिए जो है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि किसानों के पक्ष में कोई बढ़िया कानून बनाएगी। सर आगे आप कैसे एक्टिव देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आपने कुछ बयान भी किए, और आगे किस तरीके से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट मेरी बहुत नजदीक है? हाँ, रिटायरमेंट के फौरन बाद घूमूंगा, जहाँ लोग बुलाएंगे जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, जलसे करूंगा, जुलूस करूंगा, जेल जाऊंगा। पंजाब रहने का कोई आइडिया है? पंजाब में रहने का कोई आइडिया? रहने का नहीं, आने जाने का है। लाल किले के बारे में क्या? लाल किले पे जिस तरीके से निशान साहब, लाल किले पे निशान साहब फहराना बिल्कुल जायज था, हक था, और सबसे पहला हक सिखों का बनता, चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उसके दरवाजे पे हुई थी और लोगों को पता नहीं है। जस्सा सिंह आलूवालिया अंदर घुस गया था, जाके उसमें बैठ गया था तख्त ताउस पे, और चाहता तो वहीं रह जाता, लेकिन हरजाना वसूल करके इनका जो ये तोड़े थे गुरुद्वारे, और वापस आ गया था। सर छत्तीसगढ़ में एक ना किसानों के ऊपर बहुत धक्केशाही की जा रही है, भू माफिया ना धक्के से ही कब्जा कर रहा है जमीन के ऊपर। तो पीछे जंतर मंतर दिल्ली में भी धरना हुआ, तो वहाँ जिंदल ग्रुप है कोई हरियाणा का,
हाँ हाँ। तो उनका भी चला था पता कि बहुत धक्के से जमीनों को कब्जा करे। मुझे मालूम नहीं था, मैं पता करूंगा और उनकी मदद करूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर पूछना जितना है। सिमरजीत ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ भाई देखो, वो पुराने आदमी हैं, उनका बड़ा सम्मान है, उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है, उन्हें अपनी राय रखने का हक है। मेरी राय ये कि वो आतंकवादी नहीं था, वो बहुत शानदार नौजवान था और ऐसा नौजवान जो है बरसों में पैदा होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ अग्निवीर स्कीम के बारे। जैसे अग्निवीर स्कीम को मैं कंडेम करता हूँ। ये किसानों के पेट पे लात मारने की, उनके सम्मान को खत्म करने की, फौज की ताकत खत्म करने की स्कीम है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। कार्यक्रम जरूरी था और बहुत सफल हुआ। जिन लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ। उन्होंने पूरी ताकत लगा के किया और इसमें सब तरह के लोग आ गए। शहादत जिनकी हुई वो भी आए, बाकी लोग भी आए और ये शुरुआत है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन अब मैं पंजाब घूमूंगा अपने रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अभी धरना ख़त्म हुआ है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। किसानों की लड़ाई अभी है और जारी रहेगी और उसमें मैं सब जगह जाऊंगा। आपको क्यों लगता है अभी किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई और आगे तक लड़नी पड़ेगी? वो इसलिए कि अभी ना तो एमएसपी किया इन्होंने, ना मुकदमे वापस किए जो कहा था उस वक्त, और नया ये फौजियों वाला कर दिया। फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया। फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। सर कैमरा भेज सकते हैं? 4 साल बच्चा करेगा फिर घर चला जाएगा। तो जैसे आंदोलन में सारा देश पंजाबियों को कोस रहा था, किसानों को गलत बता रहा था, तो आपके मन में ऐसी क्या बात थी जो आपने पंजाबियों के साथ खड़ने का सोचा? और देखिए, मैं एक तो पंजाबियों को जानता था, ये सब मूर्ख हैं जो जानते नहीं है बोल रहे थे। दूसरे मेरे मन में ये आई कि 700 लोग मर गए। कुतिया मरती है तो प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी जाती है, और 700 लोगों के मरने पे ना पार्लियामेंट में ना कहीं जब कोई बात नहीं हुई, तब मुझे मेरे अंदर से धिक्कार पैदा हुआ, यार तू गवर्नर बना बैठा, तेरे लोग जो हैं हमारे यहाँ के लोग भी थे और ऐसे ऐसे लोग थे। मैंने पीएम को बताया कि आप इन्हें ऐसा ही समझ रहे हो, ये 40-40 गाँव के चौधरी हैं और आप उनकी परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे बोलना पड़ा। ऐसे होता है कि आप तो बीजेपी के ही साथ हैं, तो जब आप किसानों के हक में बोले या उस वक्त या उसके बाद कोई आपको सरकार की तरफ से या किसी ने कोई वार्निंग कोई चेतावनी कोई दी? कोई मुझे वार्निंग दी नहीं, ना देने की किसी की हैसियत है, चूँकि मैं अपनी जेब में इस्तीफा रखता हूँ और मेरा ये कहना है कि मैं अपनी माँ के पेट से गवर्नर पैदा नहीं हुआ। मैं लड़ झगड़ के पहुँचा था, फिर पहुँच जाऊँगा। तो मैं एक मिनट मैंने कह दिया था कि मुझे अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर अगर 1 मिनट के लिए कह देंगे मैं छोड़ दूँगा। कमेटी बनी ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? अब वो तो फालतू कमेटी है ना, जो रखते भी अंदर तो जाना नहीं चाहिए था, जाएगा भी नहीं कोई उसमें। सर राष्ट्रपति के लिए आपका नाम सामने आ रहा था, कोई बात हुई थी? मुझे जब मैं बोल रहा था तब कहा गया था तू चुप हो जा, उपराष्ट्रपति बना देंगे। मैंने कहा मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उपराष्ट्रपति जी अभी रिटायर होके जाएंगे, कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। जिंदगी में पद कुछ नहीं होता, सम्मान होता है, अपनी बात के लिए लड़ना होता है। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, वो कहते थे कि अपने वर्गों की लड़ाई में कुछ भी छोड़ दो लेकिन समझौता मत करो। सर एक बात करते हैं कि इंसान तो चला रही है, ठीक है, तोमर साहब ने वो कानून भी बना रही है, बाद में मोदी साहब माफी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों? हर वक्त पहले कांड कर देते हैं, बाद में माफी मांगते हैं। कोशिश उनकी ये होती कि माफी ना मांगनी पड़े, कानून चली जाए। आपकी इच्छा रही है कि आप पंजाब के भी राज्यपाल बने?
नहीं, अब मैं तो रिटायर हो जाऊंगा, मुझे कोई सर मोदी जी की सोच पंजाब को लेके कैसी है? क्योंकि पहले जिस तरीके से कभी खालिस्तानी कहा जा रहा था आंदोलन में, कभी कुछ कहा जा रहा था, लेकिन मोदी जी की एक्चुअल सोच क्या है? क्योंकि आपकी मुलाकात होती है, पंजाब को लेकर क्या सोच है? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जब से आंदोलन खत्म हुआ है, पंजाब कोई नहीं, उनकी किसानों के लिए एक सोच अच्छी नहीं है। पंजाब के लिए सोच। पर ऐसा क्यों है सर? किसान पंजाब का माना जाता है कि 35% यहाँ से किसानी होती है, ठीक है, सारी फसलें बाहर भी जाती है, रेवेन्यू भी बहुत बढ़ता है पंजाब के वास्ते, तो ऐसा क्यों है? किसान के प्रति आपकी ऐसी सेंटर की सोच क्यों है? बार बार किसानों को देखिए, क्यों टारगेट सेंटर करते हैं? की सोच बेसिकली किसान के खिलाफ है। मेरा झगड़ा हो गया, क्योंकि आपके यहाँ तो पता नहीं कितना होता, मेरे यहाँ गन्ना बहुत होता है, तो मैं एक बार मिलने गया कि साहब वो गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है लोगों को। बोले छोड़ो यार, एक दिन बोते हैं, एक दिन काटते हैं, क्या करते हैं। मगर आप जाके एक बार गन्ने को बांध के दिखा दो, सारा चेहरा कट जाता है उसका गन्ने की पत्ती से। तो इन लोगों को हमारी तकलीफ का पता नहीं। सर, जब आपने मुलाकात की थी मोदी साहब से, तो क्या बातचीट हुई थी? आपने क्या कहा था? उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, मैं अपनी बता चुका हूँ, उनकी रिएक्शन में नहीं बोलूँगा, वो ठीक नहीं लगता। पर रिएक्शन यही था कि उन्होंने कहा कि अच्छा, हाँ, पहले झटके में तो कहा कि कुछ नहीं, चले जाएंगे। तब मैंने कहा कि जाया नहीं करते, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे, आप तो जानते नहीं। माइनॉरिटीज का कहना है कि हमें स्पेस नहीं दी जा रही है देश में, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं। सर, पंजाब में एक बंदी सिखों का मुद्दा भी चल रहा है, उसको मैं टेकअप करूंगा। मुझे अभी मालूम हुआ जब ये लोग मिले थे, मैं उसको टेकअप करूंगा सुप्रीम कोर्ट में भी, प्रधानमंत्री के यहाँ भी वो जाती है और उसको इमीडिएटली हल करना चाहिए। मलिक साहब, जो माफी मांगी गई प्रधानमंत्री की ओर से टीवी पे आके, जिस तरीके के जो बिल वापस लिए, कानून वापस लिए, जिस तरीके से जिन शब्दों से माफी मांगी गई, वो शब्द आपको ठीक लगे? देखिए, माफी तो वो आप लोगों से डर के मांगी। मैंने एक दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, आपको याद होगा, और मैंने कहा कि अगले चुनाव में मोदी ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो आपकी दहशत इतनी है, और मैंने बहुत डरा है इनको। मैं कहा, आप जानते नहीं हो, क्यों पंगा ले रहे हो? जिससे लड़ो उसके बारे में जान तो लो, किससे लड़ रहे हो। अब तो सब जगह जा रहे हैं गुरुद्वारों में, अब तो वो साहिबजादों का भी मनाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी। पहले कहाँ गए थे भाई? भारी पड़ गया जी, लड़ना किसी ने कहीं अड़ी, कहीं भारी पड़ गई उनके ऊपर। हाँ, क्यों नहीं पड़ गई? अच्छा सर, आप तो आते जाते रहते हो पंजाब में, सिखों की बहुत तारीफ करते हो, लेकिन कांग्रेस के मेन अध्यक्ष जो है वो बोलते हैं कि ये तो सिख जो है वो आतंकवादी है, टेररिस्ट है। आप तो मिले जुले हो, आपको तो प्यार भी मिल रहा है, आप बताइए क्या सच में आतंकवादी? नहीं, कोई आतंकवादी नहीं। सिखों ने बहुत, आतंकवादियों के नाम पे सिखों को बहुत सताया गया, बहुत तकलीफ उठाई है उन्होंने। सर, अभी तो आप राज्यपाल हैं, अभी तो आप पर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती संवैधानिक तौर पर। आपको लगता है रिटायरमेंट के बाद आपकी कोई जांच कुछ ऐसा? देखो, मेरी जांच तो इसलिए नहीं हो सकती कि मेरे पे कुछ है ही नहीं। मैं तो कश्मीर में 2 सौदे रद्द करके आया जिनमें मुझे 150 करोड़ रुपया मिल रहा था। मैंने कहा मैं 5 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँ, और जाके इनको बता दिया, इन्हीं के लोग थे। मुझे तो छेड़ेंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। अमित शाह जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि वह पंजाब सरकार के साथ मिलकर पंजाब के मुद्दों पर और नशे के मुद्दों पर मिलकर काम करेंगे, इस पे क्या कहना है? करना चाहिए। नशे का तो ऐसा मुद्दा, किसी से मिल के काम करना चाहिए। सर, जैसे आप बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, चाहे किसानी का हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, बीजेपी की आपको नीति नहीं सही लगती कि मोदी साहब की सही लगती है? बीजेपी की नीतियों को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा, उनसे मेरा लेना देना नहीं है। मैं तो जो सरकार की किसान विरोधी नीतियां हैं उन पे बोल रहा हूँ। अच्छा सर, 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ? ये तो किसान जाने, पढ़ना चाहिए। मेरा कहना माने तो किसानों को, हर जाति के किसानों को पूरे देश में संगठित होके और इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। सर, आप किसानों के साथ में खड़े हैं, लेकिन पंजाब में किसान एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कहता आंदोलन बिकने का काम कर रहे थे, कोई किसान वो सब जगह होता है, उसका कोई इलाज नहीं है। इनके बारे में वारिस शाह लिख गया है कि ये भाई के साथ भी नहीं बैठते हैं। क्या बीजेपी की वो बात सही नहीं हो रही जो कहते थे कि किसान एक दिन सियासत करेंगे, और वो सियासत अब घूम रही है? एक दिन सियासत करेंगे किसान, ये क्यों ना करें किसान सियासत रादर करनी चाहिए किसानों को। किसान नहीं करेंगे तो यही करेंगे ना अंबानी वगैरह सियासत।
सर एक आप मानते सर, जो अंबानी की आप बात करी आपने कि इस तरीके से निजी घरानों का साथ ज्यादा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से? आप उसको अडानी का देखो कितनी दौलत बढ़ी है उसकी 10 साल में, वो इनके बिना बढ़ गई। और ये अंबानी के लड़के को लेके गए अपने जहाज में जब राफेल खरीदने गए, और राफेल का काम का ठेका उसको दिलवा दिया, जबकि हमारे यहाँ तो कंपनी थी जो जहाज बनाती थी HAL, उसको दिलाना चाहिए था। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? अब वो जाने, मुझे तो पता नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है। जो ईडी के बारे में बात की जाती है, खासतौर से आपके विरोधी बोलते हैं कि ईडी सिर्फ कांग्रेसियों पर या विरोधियों पर काम करती है, ये सिर्फ इशारों पे काम करती है, तो आपको क्या लगता है कि वाकई ये केंद्र की एजेंसी, केंद्रीय का सरकारी एजेंसी तो जो सरकार कहेगी वो करेगी, सरकार जैसा कहती है वैसे ही करते हैं। कोई ईडी वाले कहीं अल्लाह मियाँ नहीं है बाहर से आए, इन्हीं की जांच करा लो ईडी वालों की, ये सब जेल चले जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ईडी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहा है। ये थोड़े दिन पहले ये सुप्रीम नहीं कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा इन्हें अधिकार है करने का, बस। सर इन फ्यूचर किसानों के प्रति केंद्र सरकार कानून बढ़िया कोई बनाएगी, कोई कार्य करेगी किसानों को जो उछालने की, मतलब कि ऊंचा करने के लिए जो है? मुझे कोई उम्मीद नहीं है इनसे कि किसानों के पक्ष में कोई बढ़िया कानून बनाएगी। सर आगे आप कैसे एक्टिव देखने को मिलेंगे, जिस तरीके से आपने कुछ बयान भी किए, और आगे किस तरीके से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रिटायरमेंट मेरी बहुत नजदीक है। हाँ, रिटायरमेंट के फौरन बाद घूमूंगा, जहाँ लोग बुलाएंगे जाऊंगा, मीटिंग करूंगा, जलसे करूंगा, जुलूस करूंगा, जेल जाऊंगा। पंजाब रहने का कोई आइडिया है? पंजाब में रहने का कोई आइडिया? रहने का नहीं, आने जाने का है। लाल किले के बारे में क्या? लाल किले पे जिस तरीके से निशान साहब, लाल किले पे निशान साहब फहराना बिल्कुल जायज था, हक था, और सबसे पहला हक सिखों का बनता, चूंकि गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत उसके दरवाजे पे हुई थी, और लोगों को पता नहीं है। जस्सा सिंह आलूवालिया अंदर घुस गया था, जाके उसमें बैठ गया था तख्त ताऊस पे, और चाहता तो वहीं रह जाता, लेकिन हरजाना वसूल करके इनका जो ये तोड़े थे गुरुद्वारे, और वापस आ गया था। सर छत्तीसगढ़ में एक ना किसानों के ऊपर बहुत धक्केशाही की जा रही है, भू माफिया ना धक्के से ही कब्जा कर रहा है जमीन के ऊपर। तो पीछे जंतर मंतर दिल्ली में भी धरना हुआ, तो वहाँ जिंदल ग्रुप है कोई हरियाणा का, हाँ, तो उनका भी चला था, पता नहीं बहुत धक्के से जमीनों को कब्जा कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, मैं पता करूंगा और उनकी मदद करूंगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर पूछना है, सिमरजीत ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ है उन्होंने? भाई देखो, वो पुराने आदमी हैं, उनका बड़ा सम्मान है, उन्होंने बड़ी तकलीफ उठाई है, उन्हें अपनी राय रखने का हक है। मेरी राय ये कि वो आतंकवादी नहीं था, वो बहुत शानदार नौजवान था, और ऐसा नौजवान जो है परसों में पैदा होता है। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ अग्निवीर स्कीम के बारे, जैसे अग्निवीर स्कीम को मैं कंडेम करता हूँ। ये किसानों के पेट पे लात मारने की, उनके सम्मान को खत्म करने की, फौज की ताकत खत्म करने की स्कीम है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कार्यक्रम जरूरी था और बहुत सफल हुआ। जिन लोगों ने मुझे बुलाया था, मैं बहुत उनका थैंकफुल हूँ, उन्होंने पूरी ताकत लगा के किया, और इसमें सब तरह के लोग आ गए। शहादत जिनकी हुई वो भी आए, बाकी लोग भी आए, और ये शुरुआत है। मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन अब मैं पंजाब घूमूँगा अपने रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि अभी धरना ख़त्म हुआ है, लड़ाई ख़त्म नहीं हुई। किसानों की लड़ाई अभी है और जारी रहेगी, और उसमें मैं सब जगह जाऊँगा। आपको क्यों लगता है अभी किसानों की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, अभी लड़ाई और आगे तक लड़नी पड़ेगी? वो इसलिए कि अभी ना तो MSP किया इन्होंने, ना मुकदमे वापस किए जो कहा था उस वक्त, और नया ये फौजियों वाला कर दिया। फौज को तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया, फौज तो आपकी रहेगी नहीं किसी काम की। सर कैमरा 4 साल बच्चा करेगा, फिर घर चला जाएगा। तो जैसे आंदोलन में सारा देश पंजाबियों को दूसरा